मैं यहाँ तुमसे ये बेकार के असाइनमेंट्स बनवाने नहीं आई हूँ। मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना था, जिसमें सिर्फ मैं और तुम हो, हमारी मोहब्बत हो और बस प्यार भरी बातें हों और फिर हम दोनों एक दूसरे में खो जाएं। वो कुछ यूं बेसुध सी हो गई थी कि अपने आसपास से बेखबर हो गई थी। बस उसे खबर थी तो ये कि तन्हाई में दो जवां दिल अकेले थे। तन्हाई थी, महबूब पास था और वो महबूब की बाहों में सिमट जाना चाहती थी। वो ऐसी ही थी, जज्बाती सी, जो दिल में आता कर जाती थी और अब भी वो अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और अगले ही पल उसने सामने बैठे उस खूबसूरत और हैंडसम शख्स की दूरियों को और कम करते हुए उसके करीब आ गई थी। अपना हाथ उसके कंधे पर रख चुकी थी और अपने हाथ की उंगलियों को हल्का सा उसके कंधे पर पुश कर दिया। धीरे से वो थोड़ा सा और भी करीब हुई थी, इतना कि सामने बैठा वो लड़का एक पल को सिहर गया था। उसे अपने चेहरे पर काजल की गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। उसके बदन से उठती मदहोश कर देने वाली परफ्यूम की खुशबू में हर्षित के जज्बात भी बहकने के लिए तैयार थे। लेकिन वो एक सीधा साधा टाइप का लड़का था। वो बुरी तरह घबराया था काजल के इस तरह करीब आने से। उसे अपने अंदर उमड़ते जज्बातों से डर भी लग रहा था। अगर उसने काजल के जज्बातों को हवा दी तो उसके जज्बात भी बहकने में देर नहीं लगेंगी। ये सोचते ही हर्षित के चेहरे पर हल्का सा पसीना आ गया था। उस वक्त दोनों हर्षित के फ्लैट में थे, उनके अलावा वहाँ कोई और नहीं था और इसी तन्हाई के माहौल से हर्षित डरा हुआ था। लेकिन इस तन्हाई भरे माहौल में काजल रोमांटिक हो रही थी। स्लीवलेस ब्लू टॉप और जीन्स पहने, बालों को कंधे पर फैलाए काजल बेहद खूबसूरत लग रही थी। अभी काजल की उम्र इतनी नहीं थी कि वो अच्छे बुरे का फर्क महसूस कर पाती। अभी उसकी उम्र जज्बातों से भरी हुई थी। नई नई जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। 19 साल की काजल अपने बॉयफ्रेंड हर्षित के करीब आने के लिए पूरी तरह मचलने लगी थी। हर्षित और काजल में दोस्ती तो लगभग 1 साल पुरानी थी, लेकिन हर्षित हमेशा उससे एक दूरी बनाकर ही मिलता था। वो काजल से सच्ची मोहब्बत करता था और अपनी मोहब्बत को हमेशा इज्जत की नज़र से देखता था। उसका इरादा था पढ़ाई पूरी होते ही वो काजल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा और तब तक के लिए उसने अपने कदमों को बड़ी ही मजबूती से संभाले रखा था। कभी कभी काजल उसके बेहद करीब आ जाती थी कि हर्षित का दिल बहकने लगता, लेकिन वो जल्दी ही खुद पर कंट्रोल पाता था और काजल को भी समझा देता। काजल बुरा सा मुंह बनाकर पीछे हट जाती। उसका जी चाहता वो हर्षित के गले लगे, हर्षित उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करे और वो शर्माते हुए पहले तो हर्षित को मना करे और फिर खुद ही उसकी बाहों में सिमट जाए। लेकिन उसके ये सारे सपने धरे के धरे रह जाते जब हर्षित उसे मना करते हुए पीछे कर देता और उसे समझाता, काजल ये बातें अच्छी नहीं हैं। शादी से पहले इस तरह एक दूसरे के करीब आना तुम्हारी इज्जत पर सवाल उठा सकता है और मैं नहीं चाहता कोई मेरी मोहब्बत के ऊपर उंगली उठाए। मैं पूरी इज्जत और पूरे सम्मान के साथ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा और फिर अपने सारे अरमान पूरे करती रहना। कभी कभी काजल उसे अनरोमांटिक बोल देती तो हर्षित हल्के से मुस्कुरा देता। वो अनरोमांटिक नहीं था, उसके भी जज्बात थे, उसका भी मन मचलता था काजल के करीब होने के लिए। लेकिन उसने अपने सारे जज्बातों को सिर्फ शादी के बाद के लिए उठाकर रखा था। उसने सोच लिया था शादी के बाद वो काजल को इस कदर मोहब्बत देगा कि वो उसकी मोहब्बत में पोर पोर डूब जाएगी। आज भी जैसे ही यूनिवर्सिटी की छुट्टी हुई उसने जिद करके कहा था कि मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे, क्या तुम समझा दोगे? और वो तो हमेशा से ही मासूम काजल के इरादों को भांप न सका कि काजल उसके साथ पढ़ाई करना नहीं चाहती बल्कि उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है। वो काजल की बात मानते हुए उसे लेकर अपने फ्लैट में आ गया था। अभी भी वो उसे अपने सामने नोट्स खोलकर समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन काजल तो बस उसमें खोती जा रही थी। कभी उसकी गर्दन पर उंगलियां फिराने लगती तो कभी उसके बालों में हाथ। बड़ी मुश्किल से हर्षित खुद पर काबू करके बैठा हुआ था। 1-2 बार उसने काजल को डांटा भी था। काजल चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें पढ़ाने के बाद मैंने खुद भी कल टेस्ट की तैयारी करनी है। कहाँ फंस गई, बहुत ही बोर हो तुम। काजल मुंह बनाती हुई पीछे सरक कर बैठी थी और बुरी बुरी शक्लें बनाती हुई पढ़ाई करने लगी। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, यूनिवर्सिटी में हमेशा टॉप करता। उसे काजल से मोहब्बत थी, लेकिन काजल जितनी उसकी दीवानी थी उसे देखकर वो अक्सर हैरान हो जाता। कभी कभी वो कहता, काजल तुम्हारी इस दीवानगी से मुझे डर लगता है, और काजल हंसकर कहती, मैं तुम्हारे लिए हमेशा ऐसी ही दीवानी रहूंगी।
तुम सिर्फ मेरे हो हर्षित। मेरे अलावा तुम्हारी तरफ कोई नज़र भी डाले तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगी। और हर्षित जोर से हंस पड़ता। वो पूरे ध्यान से उसे सवाल समझा रहा था, लेकिन काजल से अब और ज़्यादा बर्दाश्त हो ही नहीं रहा था। हर्षित के लाख समझाने और डांटने के बावजूद भी वो उसके और भी ज़्यादा करीब आ रही थी। बार बार हर्षित का ध्यान भटक रहा था। अगले ही पल काजल मदहोश होकर अपने होंठ हर्षित के होंठों पर रखने ही वाली थी कि हर्षित ने उसका हाथ पकड़ा और काजल के होंठों पर रख दिया। काजल, ये क्या कर रही हो? कल पेपर है, समझ आया? लास्ट टाइम भी कितनी मुश्किल से पास हुई थी तुम्हें याद है ना? क्या इस बार भी सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लेने हैं? देखो, यूनिवर्सिटी में सब तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं कि हर्षित ने गर्लफ्रेंड भी बनाई तो वो लड़की जो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहे। चलो शाबाश, पढ़ाई पर ध्यान दो। रही बात इस रोमांस की तो थोड़ा कंट्रोल करो खुद पर। पेपर्स ख़त्म हो जाए तो मैं खुद तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा। पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा, समझी? जी नहीं, लॉन्ग ड्राइव से मेरा मन नहीं भरेगा, मुझे ये भी चाहिए। उसने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए मदहोश निगाहों से हर्षित को देखा था और हर्षित एक पल के लिए हड़बड़ा सा गया। पता नहीं कैसे लड़के हो तुम, वरना आजकल के लड़के तो अपनी गर्लफ्रेंड के मना करने के बावजूद भी कितना ज़्यादा रोमांटिक रहते हैं, और एक तुम हो कि मुझे कह कहकर तुम्हें मनाना पड़ता है। हमारी दोस्ती को पूरा 1 साल हो चुका है और तुमने मुझे एक किस भी नहीं किया। उसकी ये बेशर्मी भरी बातें सुनकर हर्षित को अब गुस्सा आने लगा था। शट अप, जस्ट शट अप। तुम मुझे इस टाइप का समझती हो? मैंने टाइम पास करने के लिए तुमसे दोस्ती नहीं की है। मुझे पता है तुम मेरी हो। आज नहीं तो कल हम एक दूसरे के होंगे और एक जायज़ तरीके से हर वो काम करेंगे जो तुम करना चाहती हो। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सब करना मुझे छिचोरापन लगता है। अब ये सारी बेकार की बातें दिमाग से निकालो और पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन वो कहाँ समझने वाली थी, वो तो बस किसी भी तरह हर्षित को हासिल करना चाहती थी। जानबूझकर किताब बंद करके उसने टेबल पर रख दी और उसके और भी करीब हो गई। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना, मुझे सब कुछ आता है, मुझे बस आपके साथ वक्त बिताना है। कहते कहते इस बार उसने अपने होंठ हर्षित की गर्दन पर रख दिए थे और काजल के नरम होठों का स्पर्श अपनी गर्दन पर महसूस होते ही हर्षित के तन बदन में एक बिजली सी चमक उठी थी। सांसें गहरी हुई थीं, दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। आखिर को वो भी एक जवान मर्द था, कब तक खुद को उस आग जैसी लड़की से बचाकर रख सकता था। काजल धीरे धीरे अपने होठों से उसे छूने लगी थी और हर्षित भी मदहोश होकर अपना हाथ उसकी कमर पर रख चुका था। न चाहते हुए भी हर्षित ने अपने होंठ काजल के होठों के करीब किए थे। दोनों की सांसें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगी थीं। 1 इंच का फासला था दोनों के होठों के बीच, लेकिन दोनों के वजूद आपस में जुड़े हुए थे और अगले ही पल हर्षित ने अपने होठों से उसके नरम होठों को छू लिया था। हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था जब वो दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। दोनों का रोमांस अपनी सारी हदें पार कर जाता कि तभी अचानक फ़ोन बज उठा। दोनों एक दूसरे से चौंककर अलग हो गए थे। ये फ़ोन काजल का था। स्क्रीन पर माँ के नाम से नंबर चमक रहा था। काजल के माथे पर तुरंत गुस्से के मारे कुछ लाइनें उभर आईं। उफ, एक तो मामा भी ना हमेशा तभी फ़ोन करती हैं जब मैं बहुत कुछ ज़रूरी करने वाली होती हूँ। कितनी मुश्किल से तो वो हर्षित के बाहों तक पहुँची थी। हर्षित के प्यार की बारिश में भीगने ही वाली थी कि फ़ोन की रिंगटोन ने उसका मूड ख़राब कर दिया था और अब वो गुस्से से बुरी तरह बड़बड़ा रही थी। उसे ये गुस्से में देख हर्षित बोल पड़ा, हो सकता है आंटी को कोई ज़रूरी बात करनी हो तो बात कर लो, कोई बात नहीं। वैसे भी जो कुछ हम करने वाले थे हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हर्षित ने खुद को संभालते हुए उससे थोड़ी सी दूरी बनाई थी। उसे अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे काजल के साथ इन कमज़ोर पलों में बहकने लगा था। एक बार फ़ोन काटने के बाद फिर से फ़ोन बजा तो उसने झुंझलाते हुए फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी माँ बुरी तरह रो रही थी। रोने की वजह से उनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। क्या हुआ मामा, सब ठीक है ना? आप रो क्यों रही हैं? उसे यूँ परेशान देखकर हर्षित भी चिंता में पड़ गया था। दूसरी ओर से उसकी माँ कह रही थी, बेटा तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। पहले माँ को रोते देख काजल के माथे पर परेशानी और डर के मारे बल पड़े थे, लेकिन बहन का नाम सुनते ही उसकी तनकर खड़ी नसें एकदम ढीली पड़ गई थीं। बल्कि अपनी बहन का नाम सुनकर अब उसके चेहरे पर गुस्सा और झुंझलाहट दिखाई देने लगी थी। वो झुंझलाते हुए बोली, ये कौन सी नई बात है मम्मा?
हर दूसरे दिन तो वो कुछ उल्टा सीधा खाकर अपनी तबीयत खराब कर ही लेती है। अब क्या इतनी सी बात पर भी मैं घर आ जाऊं? मैं इस वक्त ग्रुप स्टडी में व्यस्त हूं, बाद में आ जाऊंगी। और आप भी ना जरा जरा सी बात पर यूं रोने लग जाती हैं। आपको पता है आपके रोने से मैं कितना डर गई थी। उस पागल के लिए रोने की क्या ज़रूरत है? लेकिन उसकी माँ कहने लगी, काजल बहन है तुम्हारी, उसे इस तरह पागल मत बोलो, मेरे दिल को बुरा लगता है। आखिर को वो भी मेरी बेटी है। और इस बार उसने कुछ उल्टा सीधा खाकर अपनी तबीयत खराब नहीं की है, बल्कि वो छत से गिर गई है। उसके सिर पर गहरी चोट आई है। जल्दी घर आओ, तुम्हारे पापा भी दूसरे शहर में हैं। उसकी माँ रोते हुए बता रही थी तो वो बेमन से बोली, अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया और दोनों हाथों में अपना सिर थाम लिया। फिर हर्षित से कहने लगी, एक तो मुझे समझ नहीं आती ये लड़की आखिर चाहती क्या है। बेकार ही हमारे गले पड़ चुकी है। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता, लेकिन पता नहीं भगवान इन लोगों को ज़िंदगी देते ही क्यों हैं। इसकी वजह से मैं बता रही हूँ, कभी भी मैंने अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं की है। जब भी खुशी के पल होते हैं ये जाकर सत्यानाश कर देती है। अब भी देखो, मैं कितने अच्छे मूड में थी और इस पागल ने आकर सब कुछ ख़राब कर दिया। अब जाकर उस पागल को अस्पताल भी लेकर जाना होगा। उसके फ़ोन पर हुई बात सुनकर हर्षित थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि फ़ोन का स्पीकर ऑन था और वो सब कुछ सुन चुका था कि उसकी बड़ी बहन छत से गिरकर खुद को बुरी तरह जख्मी कर चुकी है। वो हमेशा का साफ दिल और दूसरों की परवाह करने वाला इंसान था। इस वक्त वो काजल की बड़ी बहन के लिए बुरी तरह परेशान हुआ था। उसे कभी भी काजल की ये बात पसंद नहीं आई थी। आज तक उसने अपनी बड़ी बहन को कभी भी इज्जत से नहीं पुकारा था, बल्कि हर बार बहन का नाम आते ही उसके माथे पर वही गुस्से वाले बल आ जाते। हमेशा उसे पागल कहकर बुलाती। इसकी वजह ये थी कि काजल की बड़ी बहन नीना का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वो आम लोगों जैसी नहीं थी, बल्कि बच्चों जैसी हरकतें करती थी और कभी कभी तो ऐसा दौरा पड़ता कि चीखने चिल्लाने लगती थी। ये सारी बातें काजल ने ही हर्षित को बताई थी। अब भी हर्षित काजल का गुस्सा जैसे तैसे ठंडा कराता हुआ उसे घर लेकर आया था। हर्षित उसे उसके घर के सामने ड्रॉप करके जा चुका था और जैसे ही काजल घर के अंदर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर तुरंत गुस्से के मारे चिल्ला उठी, आखिर मसला क्या है? छत पर क्या करने गई थी तुम? जब पता है कि गिरकर कोई चोट लगवा लोगी तो क्यों इस तरह की हरकतें करती हो? वो नीना का बाजू पकड़कर चिल्लाई थी। तुरंत निर्मला जी कहने लगी, तमीज़ से बात करो, बड़ी बहन है तुम्हारी, ये मत भूलो तुम्हारा रिश्ता क्या है। 3 साल छोटी हो तुम नीना से। मगर काजल को तो बेवजह ही नीना से चिढ़ थी। बुरा सा मुंह बनाते हुए उसने नीना का हाथ छोड़ दिया, जबकि डरी सहमी नीना अपनी माँ के सीने में दुबक गई थी। वो अपनी माँ के साथ नीना को लेकर अस्पताल गई। कुछ देर पहले फुटबॉल के साथ नीना छत पर खेल रही थी, जब खेलते हुए उसका पांव फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे आकर गिरी थी। सिर में गहरी चोट लग चुकी थी। डॉक्टर ने 3 टाँके लगाए और एक नज़र भरकर नीना को देखा। डॉक्टर आदित्य की आंखों में नीना की मासूमियत और खूबसूरती को देखकर एक अजीब सी चमक उभरी थी। वो बड़ी ही गहरी नज़रों से नीना को सर से लेकर पांव तक देख रहा था और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अभी इनकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। इनका मानसिक संतुलन पहले भी थोड़ा ख़राब है और ऊपर से इनके सर पर गहरी चोट भी लगी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप आज की रात यहीं अस्पताल में ही रुक जाएं। मैं रात को इन्हें कुछ दवा वगैरह दूंगा तो ये जल्दी ही रिकवर करेंगी। और निर्मला जी ने हामी भर ली और वहीं अपनी बेटी के पास बैठ गई थी। लेकिन काजल ने अपनी कनपटी खुजाते हुए कहा, ममा मैं बहुत थक गई हूँ और कल मेरा पेपर भी है। आपको यहाँ रुकना है तो रुकें, लेकिन मैं वापस घर जा रही हूँ। निर्मला जी ने उसकी बात सुनकर उसे घर जाने को कह दिया और वैसे भी वो काजल की नेचर को अच्छी तरह जानती थी। वो उसके रोकने के लिए कहती तब भी वो न रुकती। काजल एक बेजार सी नज़र अपनी माँ और बहन पर डालती हुई कमरे से बाहर चली गई। निर्मला जी ने अफसोस से काजल को जाते हुए देखा। पता नहीं उनकी परवरिश में कहाँ पर कमी रह गई थी जो काजल ऐसी हो गई थी। न उसे किसी की एहसास की परवाह थी और ना ही किसी के दुख की। उसे बस अपने आप से मतलब था, अपनी खुशियों से मतलब था। और फिर एक गहरी सांस छोड़कर वो अपनी बेटी नीना की ओर देखने लगी। सामने खड़ा 30 साल का वो नौजवान डॉक्टर जिन ललचाई नज़रों से नीना को देख रहा था। निर्मला जी एकदम बेजान सी हो गई थी। वो बस रोते हुए अपने आंसू पोंछती जा रही थी। वो डॉक्टर अत्यंत गिरे हुए किरदार का था, हसीन लड़कियों पर अपनी जान देता था और इस वक्त शायद ही उसने खुद से पहले इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी जितनी की नीना थी, जो इस वक्त बेहोशी की हालत में उसके सामने मौजूद थी।
बेशक नीना का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, बच्चों जैसी हरकतें करती थी, लेकिन वो अपने वजूद से एक भरपूर नौजवान लड़की थी। दूध जैसी सफ़ेद रंगत और उस पर वो घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उन बड़ी बड़ी आंखों पर गिरी हुई घनी काली पलकों की झालर। अगर नीना और काजल के हुस्न का मुकाबला किया जाता तो काजल दूर दूर तक नीना से मेल नहीं खाती थी। वो डॉक्टर इससे पहले भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था, लेकिन ये बात निर्मला जी को मालूम नहीं थी। अगर मालूम होती तो वो कभी भी अपनी बेटी को इस अस्पताल में न रखती। डॉक्टर के कहने पर वो डर गई थी और फिर उनके पति भी घर पर नहीं थे। अगर रात में उसे कुछ हो जाता तो वो क्या करती? यही सोचते हुए उन्होंने अस्पताल में ही रात गुजारने का सोचा था। जैसे ही रात हुई तो अचानक बेहोशी की हालत में ही नीना का सांस फूलने लगा। निर्मला जो पास ही बैठी उसके लिए गिलास में जूस निकाल रही थी, तुरंत घबराकर बाहर निकली। डॉक्टर आदित्य बाहर ही खड़ा था, शायद अंदर जाने के लिए मौका तलाश कर रहा था। तुरंत कहने लगा कि आपको बाहर जाना होगा, मैं मरीज का चेकअप करता हूँ। ये कहकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर बैठी निर्मला जी घबरा सी गईं कि न जाने अचानक उसकी बेटी को क्या हो गया था। कुछ देर बाद अंदर से नीना के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। ममा मुझे बचाओ, ये डॉक्टर मेरे साथ, ममा ममा प्लीज़, नहीं छोड़ दो मुझे। और उसके बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी। निर्मला जी कमरे के बाहर ही खड़ी थीं। पहले तो उन्हें लगा शायद डॉक्टर चेकअप कर रहा होगा, और नीना तो है ही बचपने से भरी हुई, जरूर वो डॉक्टर को चेकअप करने से मना कर रही होगी। लेकिन जिस तरह उनकी बेटी घबराई हुई थी, निर्मला जी को अगले ही पल कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। उनका दिल बुरी तरह घबरा उठा। उन्होंने अगले ही पल एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। सामने जिस हालत में निर्मला जी ने अपनी बेटी और डॉक्टर को देखा, उनके कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। आगे बढ़कर उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ डॉक्टर के मुंह पर मारा। ये एक छोटा सा अस्पताल था और इस डॉक्टर का अपना ही था। गुस्से में वो उसे वहां पड़े हुए उपकरणों से मारने लगी, साथ ही साथ बुरी तरह चीखती चिल्लाती जा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? डॉक्टर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। आंखों में खून जाने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यही सही मौका था जब निर्मला जी अपनी बेटी को लेकर फौरन अस्पताल से निकल आईं। दोनों अस्पताल से बाहर भाग रहे थे। रात के लगभग 12:45 का वक्त था। दौड़ते हुए नीना बार बार कह रही थी, माँ वो डॉक्टर बहुत बुरा है, पता नहीं वो मुझे क्यों ये कह रहा था कि अपने कपड़े। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने कैंची उठाकर कहने लगा कि मैं तुम्हें। कहते कहते नीना बुरी तरह रोने लगी थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगाकर चुप करवा दिया। न जाने कैसे कैसे भेड़िए किस किस शक्ल में मौजूद थे। एक शांत जगह पर बैठकर वो काफ़ी देर तक नीना को तसल्ली देती रहीं और फिर उसके शांत करने की कोशिश करती रहीं। और जब निर्मला जी को लगा अब थोड़ी सी नॉर्मल होने लगी है तो वो उसे लेकर आगे की ओर बढ़ने लगी। अभी वो आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक एक तरफ से गाड़ी चलती हुई उनके करीब आकर रुकी। गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई तो निर्मला जी घबरा चुकी थीं। दिल ही दिल में सोचने लगी, न जाने अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। जवान जहान बेटी को लिए आखिर वो इस वक्त घर कैसे पहुंचेंगी। गाड़ी पास रुकते ही गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। गाड़ी में हर्षित ही बैठा था, जो कि अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने के बाद अब घर की ओर जा रहा था। उसने इससे पहले काजल के माँ बाप को नहीं देखा था और ना ही कभी नीना से मिला था। रात के इस वक्त सुनसान रोड पर दो औरतों को तन्हा चलते देखा तो वो थोड़ा सा चौंक उठा था। दोनों के हुलिये से वो कोई शरीफ औरतें ही लग रही थीं, बल्कि घबराई हुई भी लग रही थीं। इंसानियत के नाते उन्हें देखकर कहने लगा, आंटी कोई परेशानी है आपको? आपको कहीं जाना है तो मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पहली नज़र में ही हर्षित को देखकर निर्मला को यकीन हो चुका था कि ये बुरा इंसान नहीं है, इसलिए वो तुरंत उसके साथ गाड़ी में बैठ गईं। पहली ही नज़र में जब हर्षित ने नीना को देखा तो एक पल को आंखें झपकाना भूल चुका था, क्योंकि वो बेहद हसीन लड़की थी। खूबसूरती तो हर्षित ने काफ़ी देखी थी, लेकिन ऐसी खूबसूरती उसकी नज़रों के सामने आज तक नहीं गुजरी थी, क्योंकि नीना के चेहरे पर खूबसूरती के साथ साथ मासूमियत भी थी, जो उसे और भी हसीन और सबसे अलग बना रही थी। गाड़ी नीना के घर के सामने जाकर रुकी, मगर घर को देखकर हर्षित बुरी तरह हैरान हुआ था। यानी कि ये काजल की माँ और उसकी बड़ी बहन नीना थी, जिसे काजल हमेशा पागल कहकर बुलाती थी। उसने अब गौर से नीना को देखा था। एक नज़र देखकर वो पहचान ही नहीं पाया था कि ये लड़की पागल भी हो सकती है, और जब गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ
कि हाँ, उसका दिमागी संतुलन शायद ठीक नहीं था, क्योंकि कभी वो अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों पर लपेट रही थी तो कभी अजीब अजीब तरीके के मुंह बना रही थी। हर्षित को अब बहुत अफसोस हुआ था। कितनी प्यारी और मासूम सी लड़की थी और भगवान ने उसके साथ ये क्या नाइंसाफ़ी की थी। हर्षित उन्हें बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ गेट तक छोड़कर चला गया था। निर्मला जी बहुत खुश हुई थी। आज के ज़माने में जहाँ डॉक्टर आदित्य जैसे भेड़िए बसते हैं तो हर्षित जैसे अच्छे इंसान भी मिलते हैं। उन्होंने दिल से हर्षित को आशीर्वाद दिया था। पेपर शुरू हो चुके थे। हर्षित ने अपनी इस मुलाकात के बारे में काजल को बताया था, जो कि जाना अनजाना एक इत्तेफाक था। काजल भी खुश थी कि यह भी अच्छा हुआ, क्योंकि इस तरह तो मेरा रास्ता साफ हो गया। मम्मी तुमसे बहुत खुश हैं। उन्होंने पापा को भी तुम्हारे बारे में बताया था। मेरे माँ बाप बार बार तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे थे, जिसने आधी रात को उन्हें घर तक छोड़ा। तुम्हारे नंबर तो मेरी माँ की नज़र में और भी बढ़ चुके हैं। जब हमारे पेपर्स ख़त्म होंगे तब तक मेरे पापा भी दूसरे शहर से वापस आ जाएंगे और फिर तुम रिश्ता लेकर मेरे घर चले आना। कहते कहते काजल ने अपनी बाहें हर्षित के गले में डाल दी थीं और हर्षित हल्का सा मुस्कुरा दिया था। वो भी जल्द से जल्द काजल से शादी करके उसे अपने घर लाना चाहता था और फिर यूं ही वक्त गुजरने लगा। वो आखिरी पेपर था जब काजल ने अपने सामने नोट्स खोले बैठकर वीडियो कॉल पर हर्ष से सवाल जवाब समझ रही थी, जब वहाँ नीना चली आई। जैसे ही उसने नोट्स को देखा तो कहने लगी, काजल अपनी ये किताब मुझे भी पढ़ने दो, मैं भी तुम्हारी तरह डॉक्टर बनूंगी। उसने अभी किताबों की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि काजल ने उसके हाथ से नोट्स छीन लिए और जिसकी वजह से नोट्स फट चुके थे। अगले ही पल काजल आग बबूला हो चुकी थी। गुस्से से कहने लगी, पागल, अब क्या तुम्हारा पागलपन इतना बढ़ चुका है कि तुम मेरी नोट्स भी फाड़ने लगी हो? दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। आइंदा के बाद मेरे कमरे में दाखिल मत होना, पागल। लगता है सीढ़ियों से गिरने के बाद तुम्हारा दिमाग पहले से भी ज़्यादा सठिया चुका है। उसे यूँ गुस्से में देखकर हर्षित ने अपना सिर पकड़ लिया। कहने लगा, काजल तुम अपनी बड़ी बहन से किस अंदाज में बात कर रही हो? उल्टा तुम्हें तो उसका ख्याल रखना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। इस कंडीशन में तो उसे तुम लोगों के प्यार की ज़रूरत है। तुम उससे प्यार से बात करोगी तो वो धीरे धीरे संभल जाएगी और हो सकता है उसकी याददाश्त भी ठीक हो जाए। लेकिन काजल तो हर्षित की कोई भी बात नहीं सुन रही थी। वो तो गुस्से के मारे बल खा रही थी। नीना जब भी उसके सामने आती तो उसे बेवजह उस पर गुस्सा आने लगता था। शायद एक वजह यह भी थी कि नीना उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। भले वो पागल थी, लेकिन जब भी नीना उसके सामने आती काजल को अपना आप कमतर लगने लगता था और इसी जलन में वो नीना से नफरत करती रहती थी। अगले ही पल काजल ने मोबाइल बेड पर रखकर नीना के बालों को पकड़कर उसके मुंह पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। हर्ष को इस रवैये की उससे उम्मीद नहीं थी। वो वीडियो कॉल से ही काजल को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काजल हर्षित की कोई भी बात नहीं सुन रही थी और फिर थक हार कर हर्षित ने खुद ही चुप हो गया और फ़ोन काट दिया। नीना के लिए उसके दिल में हमदर्दी भर चुकी थी। बार बार उसके सामने वो रोता हुआ चेहरा आ रहा था। जब सकते की हालत में आकर नीना कह रही थी, काजल मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद नोट्स मुझसे छीने, मैं तो बस पढ़ना चाहती थी। वो आंसू भरी निगाहें हर्षित को अपने अंदर तक उतरती महसूस हो रही थीं। काजल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितनी मासूम सी है बेचारी नीना और वो उसके साथ इतना जुल्म करती है। मैं समझाऊंगा काजल को कि वो नीना के साथ प्यार से पेश आए, वो मेरी बात ज़रूर मानेगी। हर्षित ने अपने मन में सोचा और फिर सोने की तैयारी करने लगा। कुछ दिन बाद ही आकाश अंकल भी शहर से वापस आ चुके थे। हमेशा की तरह अब भी वो आते ही अपनी बीवी और बच्चों के लिए तोहफे ज़रूर लेकर आए थे। उनकी पसंद के खाने का इंतजाम निर्मला जी ने पहले ही कर दिया था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए तो दोनों लड़कियां नीना और काजल आकर उनके सीने से लग गईं। उन्होंने दोनों बच्चियों को प्यार किया और काजल तो उनके लाए बैग से गिफ्ट्स खोल खोल कर देखने लगी। दोनों बेटियों के लिए आकाश साहब ने बराबर के तोहफे लाए थे, मगर जो चीज़ नीना के लिए आई थी, अपनी चीज़ों को छोड़कर काजल वही पसंद की जा रही थी। नीना तो बस बच्चों वाली चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ देखकर ही खुश हो गई थी। रेड कलर शुरू से ही नीना का फेवरेट था। रेड कलर का एक खूबसूरत सा फ्रॉक जब उसने देखा तो फ़ौरन उस पर हाथ रख दिया। पापा, ये ड्रेस आप मेरे लिए लाए हैं ना? मैं इसे पहनकर बिल्कुल शहजादी जैसी लगूंगी। नीना की सारी चीज़ें तो वैसे ही काजल हड़प चुकी थी, लेकिन जब अपने आए हुए ड्रेस पर उसका हाथ देखा तो फ़ौरन छीन लिया। हरगिज नहीं, ये पापा मेरे लिए लाए हैं, समझ में आया? और ये मैं ही लूँगी। वो सारी चीज़ें समेट कर अंदर जा चुकी थी और माँ बाप ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। नीना चुपचाप एक गहरी सांस छोड़कर मुंह बनाकर रह गई
और पापा की लाई हुई चॉकलेट्स खाने लगी। उसी रात काजल ने अपने माँ बाप से बात की। पापा, यूनिवर्सिटी में एक लड़के को मैं पसंद करती हूँ। एक्चुअली ये वही लड़का है जिसने उस रात मम्मी को घर पहुँचाया था। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार उससे मिलें। उम्मीद है आपको वो पसंद आएगा। मैं और हर्षित शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर उसके माँ बाप ने कोई ख़ास एतराज़ नहीं किया था। वैसे भी ये काजल की नेचर को अच्छी तरह जानते थे। अगर वो मना भी करते तो वो जिद पर आ जाती, और इस बात में भी कोई शक नहीं था कि जिद में आकर वो गलत कदम भी उठा सकती थी। इसलिए उन्होंने लड़के से मिलना ही बेहतर समझा। उन्होंने हर्षित की फैमिली को अपने घर लंच पर बुलाया। वो दिन काजल के लिए बहुत अहम दिन था। वो पूरी तरह सजी हुई थी। पूरी तरह मेकअप करने के बाद जब उसने खुद को आईने में देखा तो हल्के से मुस्कुरा दी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और तभी कमरे में दाखिल होती आम से हुलिये में नीना को देखा। ढीली ढाली टी शर्ट और पुराना सा ट्राउजर पहने भी नीना चौधरी का चांद लग रही थी। शायद कुछ देर पहले चॉकलेट्स खाई थी जो अब भी उसके गालों और होठों पर लगी हुई थी। उसका दूधिया रंग तो जैसे छूने से ही मैला हो जाता था, लेकिन इस मैले रूप में भी वो दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। और काजल उसे देखकर अंदर ही अंदर जल भुन चुकी थी, क्योंकि वो नीना के मुकाबले में थोड़ी सांवली रंगत की थी। वो सादगी में रहकर भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अगले पल काजल उसे डांटकर कहने लगी, मेहमानों के सामने कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहीं कमरे में बैठी रहना, समझी, वरना तुम्हारी चोटी काट दूंगी। उसने नीना के लंबे बालों की तरफ इशारा करके कहा। नीना फौरन अपने बालों को हाथ में लेकर बोली, नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगी, मैं अंदर ही रहूँगी, लेकिन मेरी चोटी मत काटना। सब लोग कहते हैं मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं और मुझे भी अपनी लंबी चोटी बहुत पसंद है। वो मासूम सी शक्ल बनाकर अपनी चोटी अपने हाथों में कसकर पकड़ चुकी थी। गवार कहीं की, लंबी चोटी आजकल कौन रखता है। उसने अपने कटे हुए बालों में एक अदा से हेयर ब्रश घुमाया था और अपना गुस्सा बड़बड़ाते हुए निकालने लगी। हालांकि दिल ही दिल में वो भी नीना की लंबी चोटी से चिढ़ती थी। लाख जतन करने के बावजूद भी उसके बाल लंबे और घने नहीं हुए थे, तो उसने अपने बाल शोल्डर कट कर लिए थे। कुछ देर बाद हर्षित अपनी फैमिली के साथ आ चुका था। सभी एक साथ बैठे अपनी फैमिलीज का परिचय करवा रहे थे और दरवाजे की ओट में छुपकर खड़ी नीना उन्हें देख रही थी। उसका भी मन कर रहा था वो बाहर आकर सबके बीच में बैठे, लेकिन उसे काजल की धमकी याद आ जाती और अपना दिल महसूस कर रह जाती। लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर दरवाजे की ओर से चुपके चुपके बाहर का नज़ारा देख रही थी। उसका भी हर्षित के साथ बैठने और बातें करने का दिल कर रहा था। उस रात जब हर्षित ने नीना और निर्मला जी की मदद की थी, नीना को हर्षित बहुत अच्छा लगा था। कितनी ही बार हर्षित की नज़र नीना पर पड़ी, जो बार बार झांक कर बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में उतरती चमक को देखकर वो फौरन भांप गया था कि वो बाहर आने के लिए उसका मन कर रहा है। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। पता नहीं क्यों जब भी वो नीना की मासूम सी सूरत देखता, उसके दिल में उसके लिए ढेर सारा अपनापन भर जाता था। तभी वो मुस्कुराकर कहने लगा, आंटी, आपने अपनी बड़ी बेटी को तो बुलाया ही नहीं, उससे भी तो मेरे मम्मी पापा को मिलवाइए। इस पर काजल के माथे पर फौरन बल पड़ गए। उसने घूरती हुई नज़र से हर्षित को देखा और आंखों ही आंखों में उसे मना करने लगी। काजल के हाव भाव से उसके माँ बाप भी समझ चुके थे, इसलिए वो बात को इग्नोर कर गए। लेकिन हर्षित ने काजल के इशारों को इग्नोर किया और उठकर उस कमरे की ओर जाने लगा जहाँ नीना खड़ी थी। जैसे ही उसने हर्षित को कमरे में देखा तो अगले पल घबराकर उसने अपने गले में पड़े स्कार्फ से अपना चेहरा छुपा लिया। आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे शर्म आ रही है। हर्षित उसके शर्माने पर एकदम जोर से हंस पड़ा। तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैं तुम्हारा ही रिश्ता लेकर आया हूँ। इस बार नैना ने जल्दी से अपने चेहरे से स्कार्फ हटाया था और फिर बड़ी बड़ी आंखों से हर्षित को देखने लगी और फिर खुद भी जोर से हंस पड़ी। मेरा रिश्ता लेकर कैसे आ सकते हैं? मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। मम्मी कहती हैं जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो वो मेरी भी शादी करेंगी। अभी तो काजल बड़ी हो गई है तो मम्मी उसकी शादी कर रही हैं और आप उसी का रिश्ता लेकर आए हैं। वो बड़ी ही मासूमियत से बोली थी और हर्षित को उसकी मासूमियत पर ढेर सारा प्यार आया था। साथ ही उसके दिल में अफसोस भी भर गया। पता नहीं काजल इतनी मासूम सी लड़की के साथ इतना सख्त व्यवहार कैसे रख पाती है। हर्षित मुस्कुराकर आगे बढ़ा और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जब आप बड़ी हो जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता आए, बहुत अच्छा लड़का आपकी ज़िंदगी में आए और आपको ढेर सारी खुशियां दे।
हर्षित ने सच्चे दिल से उसके लिए प्रार्थना की थी और अपनी बात लबों पर भी ले आया था, जिसे सुनकर नीना बुरी तरह शर्मा गई थी। आइए मेरे मम्मी पापा से मिलिए, आखिर आप भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। उसका हाथ पकड़कर जब वो बाहर लाया तो काजल अंदर तक जल भुन चुकी थी। नीना को देखते ही हर्षित के माँ बाप के चेहरे के हाव भाव बदले थे। ऐसा बेदाग हुस्न, ऐसी मासूमियत, वो एक पल में ही मंत्र मुग्ध हो गए थे। ये बात उसे और भी अंदर से जला गई थी कि उसके होने वाले सास ससुर ने इतनी मोहब्बत और अपनापन उसे नहीं दिखाया था जितना नीना को दिखा रहे थे। उसके होने वाले सास ससुर ने नीना को अपने बीच बिठा लिया और उससे बात करने लगे। बेटा क्या करती हो? वो अगले ही पल मुस्कुराकर कहने लगी। सारा दिन घर में खेलती फिरती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझसे घर में बहुत सारे नुकसान भी हो जाते हैं तो मम्मी डांटती हैं और फिर मैं चुपचाप मोबाइल उठाती हूँ और फिर गेम्स खेलती हूँ। नीना के इस बच्चों जैसे अंदाज पर वो थोड़े हैरान हुए थे। फिर कहने लगे, अच्छा इसके अलावा पढ़ती हो? क्या कर रही हो? तो अगले पल कहने लगी, मैंने पूरी 8 क्लासेस पढ़ी हैं, फिर मम्मी ने मुझे स्कूल से हटा दिया। वो जिस अंदाज में बोल रही थी उन्हें कुछ कुछ अंदाजा हो चुका था कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और हर्षित के माँ बाप को नीना के लिए बहुत अफसोस हुआ था। दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके थे और फिर काजल और हर्षित एक दूसरे को पसंद करते थे और इस रिश्ते के लिए दिलो जान से राजी भी थे। तो दोनों परिवारों ने खुले दिल से इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। हर्षित और काजल की सगाई तय कर दी गई। अगले हफ्ते इन दोनों की सगाई होने वाली थी और उसके बाद जल्दी ही दोनों की शादी करने का इरादा भी था। धूमधाम से शादी की तैयारियां की जा रही थीं। जिस कदर खर्चा काजल करवा रही थी उसकी माँ तो सिर पकड़कर बैठ गई थी। बेटा कुछ तो ख्याल करो, तुम्हारी शादी के बाद जिंदगी ख़त्म नहीं होने वाली। मैं हूँ, तुम्हारे पापा हैं और फिर तुम्हारी बड़ी बहन भी तो है। लेकिन अगले ही पल वो तेज लहजे में कहने लगी, अच्छा उस पागल को कौन ब्याह कर ले जाएगा? आपकी अच्छी बेटी तो सिर्फ मैं ही हूँ और आप मेरी शादी पर ये सोचकर खर्च क्यों नहीं कर रही कि ये आपकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी खुशी होगी। उसकी माँ ये बात सुनकर खामोश हो चुकी थी। धीरे धीरे सगाई का दिन भी आ चुका था। तितली की तरह इधर उधर नीना उड़ती फिर रही थी। पिंक फ्रॉक में वो पिंक डॉल की तरह लग रही थी। सगाई में आए मेहमानों की नज़रें बार बार उसके ऊपर उठ रही थीं। जब हर्षित ने काजल को अंगूठी पहनाई तो अगले ही पल नीना भी जिद करने लगी। मामा, जिस तरह हर्षित ने काजल को अंगूठी पहनाई है उसको बोलिए ना मेरी उंगली में भी अंगूठी पहनाए। ये सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन सगाई में आए मेहमान नीना की मानसिक हालत के बारे में जानते थे, इसीलिए किसी को ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी। लेकिन काजल के माथे पर बल पड़ने लगे। वो अपनी माँ को आंखों से इशारा करने लगी कि नीना को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर जाएं। लेकिन नीना तो जाकर हर्षित के पास खड़ी हो चुकी थी और जिद करने लगी, नहीं, मुझे भी वैसे ही सगाई करनी है जैसे काजल की घर कर रही हैं। आप हर्षित को बोलिए कि मुझे भी वैसे ही अंगूठी पहनाए। उसकी माँ तुरंत उसे वहाँ से हटाने लगी। बेटा ऐसा नहीं होता, काजल की सगाई है ना, तो हर्षित काजल को ही अंगूठी पहनाएगा और फिर आपके लिए अंगूठी भी तो नहीं बनवाई ना। मैं जब आपके लिए अंगूठी बनवा दूँ तब आप भी अंगूठी पहन लेना सगाई की, ठीक है? उसकी माँ ने उसे मनाने की कोशिश की, मगर हर्षित ने मुस्कुराकर अपनी सास की ओर देखा और कहने लगा, अरे आंटी परेशान क्यों हो रही हैं? छोटी सी तो बात है, चलो आओ नीना, मैं आपको भी अंगूठी पहना देता हूँ। उस वक्त नीना ने मुस्कुराकर अपनी उंगली से पहनी हुई अंगूठी उतारी और हर्षित की ओर बढ़ाई। सब लोगों की नज़रें उस ओर थीं। हर्षित ने भी मुस्कुराकर वो अंगूठी नीना की उंगली में पहना दी, जिस पर नीना खुशी से ताली बजाने लगी और हंसकर कहने लगी, मेरी भी सगाई हो गई जैसे काजल की हुई है। हंसते हंसते वो अगले ही पल हर्षित के सीने से लग गई और खुशी से ताली बजाती रही। सब लोग उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन काजल का तो बस नहीं चल रहा था कि वो उसी वक्त नीना का मुंह नोच ले। मेहमानों के सामने वो कुछ देर तक खड़ी रही। उसके बदलते हुए हाव भाव देखकर हर्षित कहने लगा, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बच्ची ही तो है, क्या हो गया अगर दिल खुश कर दिया? आखिरकार मैं इस घर का दामाद हूँ और मेरा भी फर्ज बनता है कि इस घर के हर सदस्य को खुश रखूँ। मगर काजल मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगी और कुछ देर बाद वहाँ से चली गई। जैसे ही मेहमान चले गए, काजल गुस्से में आकर चिल्लाते हुए अपने कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी और कहने लगी, इस नीना की वजह से मेरी सगाई खराब हो गई। काश जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो मर ही जाती। काजल को आज से 5 साल पहले का वक्त याद आने लगा, जब स्कूल से वापसी पर नीना का एक्सीडेंट हो गया था।
एक अमीरजादे ने अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मारी और फरार हो गया। उस एक्सीडेंट के बाद नीना के दिमाग पर गहरी चोटें आई थीं और वो महीनों कोमा की हालत में रही। डॉक्टरों का कहना था अगर होश ना आया तो वो जान से भी जा सकती है। बेहिसाब दुआओं और प्रार्थनाओं के बाद उसे होश तो आ गया, मगर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था और कभी कभी तो आधी रात को अचानक चिल्लाने और चीखने लगती थी। ऐसा नहीं था कि नीना के मानसिक संतुलन की खराबी के कारण काजल का रवैया उसके साथ ऐसा हो गया था। असल में तो वो शुरू से ही नीना से जलन रखती थी। पढ़ाई हो, कपड़ों का चुनाव हो या लोगों में तारीफें पाने का तरीका, हर मामले में नीना उससे बेहतर थी। वो सीधी सादी, सलीकेदार और शिष्ट लड़की थी जो न केवल पढ़ाई में टॉप करती थी बल्कि दूसरे कामों में भी सबकी तारीफ बटोरती थी। उसके माँ बाप और बाहर के लोग भी अक्सर काजल से कहते रहते, अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखो। मगर काजल ने कभी नीना को महत्व नहीं दिया। मुंह से न सही, लेकिन दिल ही दिल में वो हमेशा अपनी बहन को कोसती रहती थी। शायद यही उसकी बद्दुआओं का परिणाम था कि आज नीना अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं रहा था, बल्कि दिमाग पर कुछ ऐसा असर हुआ था, वो बच्चों जैसी हरकतें करने लगी थी। कभी कभी आधी रात को यूं चीखने चिल्लाने लगती जैसे कोई उस पर हमला कर रहा हो। डॉक्टर्स का कहना था शायद बार बार उसे उस हादसे का दृश्य याद आता है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। खैर, सगाई के 1 महीने बाद शादी भी तय हो गई थी। शादी की तैयारियां दोनों ओर से जोर शोर से चल रही थीं। इन तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही थी। वहीं जब हर मामले में हर्षित नीना को भी शामिल करने की कोशिश करता, जो भी तोहफा लाता उसमें नीना के लिए भी कुछ न कुछ जरूर होता, तो काजल अंदर ही अंदर जलने और कुढ़ने लगती थी। एक दिन उसने गुस्से में आकर कहा, क्या हर्षित, तुम मेरे होने वाले पति हो या फिर नीना के? जब देखो तुम्हारे होठों पर नीना का ही नाम होता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसे जलन होने लगी। वो आधी मानसिक रोगी होकर भी सबके दिमाग पर हावी हो चुकी थी। कोई मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देता? हर्षित ने उसकी बात सुनकर कुछ परेशान होकर उसे समझाने की कोशिश की। तुम्हें न जाने ऐसा क्यों लगता है काजल, हर कोई नीना से हमदर्दी रखता है क्योंकि वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। उसे प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है। लेकिन काजल जलकर बोली, बस बहुत हो गया। जो प्यार और अपनापन देना है वो मुझे दो। आगे के बाद मैं तुम्हें नीना के साथ घुलते मिलते नहीं देखूंगी। वो सीधा साधा लड़का था, कहने लगा, अच्छा बाबा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। शादी का दिन भी आ चुका था। दुल्हन बनी काजल बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे दुल्हन बना देख हाथ में टेडी बियर लिए नीना भी उसके पास आ गई थी। कितनी ही देर तक वो काजल को गौर से देखती रही। पिछली रात से उसे तेज बुखार था, अब भी वो दवा लेकर यहाँ पहुंची थी। अपनी बहन को दुल्हन बना देखकर उसकी बड़ी बड़ी सुरमई आंखों में चमक उतर आई। तुरंत मुस्कुराकर कहने लगी, मम्मी, मुझे भी ऐसे ही दुल्हन बनना है जैसे काजल बनी है। मुझे भी ऐसे गहने पहनने हैं। और ये कपड़े देखो, काजल कितनी प्यारी लग रही है। मैं पहनूंगी तो मैं भी उसकी तरह प्यारी लगूंगी, है ना? क्या मुझे भी हर्षित अपने साथ दुल्हन बनाकर ले जाएगा? ये शब्द अभी नीना के होठों से निकले ही थे कि एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। काजल इससे ज़्यादा कुछ बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी, इसीलिए उसने गुस्से में आकर नीना के नाजुक से गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। जितनी पागल वो हर्षित के लिए थी, ये सुनकर उसके तन बदन में आग लग चुकी थी। पास खड़ी काजल की सहेलियां उसे हैरत से देखने लगीं। नीना ने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था जब वहाँ उसकी माँ भी आ गई। उसने कहा, बेटा, बड़ी बहन है तुम्हारी, उसका मानसिक संतुलन ऐसा है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो कौन सी कयामत आ गई। वो कौन सा तुम्हारे साथ जाने वाली थी। एक तरफ मानसिक संतुलन से बिगड़ी बेटी थी और दूसरी तरफ दुल्हन बनी बेटी। माँ बाप को समझ न आया कि वो किसे डांटें और किसे समझाएं, मगर काजल चिल्लाते हुए बोली, ले जाओ इसे, दूर कर दो मेरी नज़रों से। पता नहीं मनहूस पागल मेरी शादी के दिन आज क्या नया कांटा चुभाने आई है। बेहतर है जब तक मेरी और हर्षित की शादी न हो जाती आप इसे इस मंजर से दूर ही रखें। नीना रोती हुई कमरे में आ चुकी थी। वो इस कदर दुखी थी कि उसने नए कपड़े भी नहीं पहने थे। रोते हुए कहने लगी, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। काजल ने मुझे मारा, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। उसकी शादी में भी नहीं जाऊंगी, तब उसे पता लगेगा। आंखों के आंसू पोंछकर वो अपने टेडी बियर से खेलने लगी। बाहर बारात आ चुकी थी। ढोल धमाकों की आवाज़ें आ रही थीं। खिड़की की ओट में छिपकर नीना सारा मंजर देख रही थी। वहीं दूसरी ओर कमरे की खिड़की से काजल भी धूमधाम से आती बारात को देख रही थी।
उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। जैसे ही बारात घर में घुसी, हर्षित के दोस्तों ने भंगड़े डालने शुरू कर दिए। आतिशबाजी भी की जाने लगी। तभी आतिशबाजी के दौरान जलता हुआ गोला आकर सीधा उस पर्दे पर गिरा जिसके पास नीना खड़ी थी। पहले तो उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके आसपास क्या हो रहा है, मगर जैसे ही उसके आंचल में आग लगी, वो चिल्लाने लगी। उसकी चीखों की आवाज़ और उठने वाला धुआं देखकर हर कोई उस तरफ देखने लगा। एक औरत ने घबराकर कहा, अरे ये तो दुल्हन का कमरा है। दुल्हन के कमरे में आग लग गई, भागो उसे बचाओ। हर्षित, जो आतिशबाजी देखने में व्यस्त था, ये सुनकर घबराया। उसने अपने सिर पर बंधा सेहरा एक तरफ फेंकर तुरंत कमरे की ओर दौड़ा। वो घर के रास्तों से वाकिफ था, इसलिए सीधा चलते हुए कमरे में जा पहुंचा। कमरे में हर तरफ धुआं फैल चुका था। रोने और जलने की आवाज़ें आ रही थीं। हर्षित ने तुरंत आगे बढ़कर एक नारी शरीर को उठा लिया और बाहर की ओर दौड़ा, मगर जब बाहर निकला तो उसकी गोद में काजल नहीं बल्कि नीना थी। उसे देखकर वो घबराया। नीना बेहोश थी। वो उसे जगाने लगा। दूसरी तरफ दुल्हन बनी काजल, जो चाहे दिखावे के लिए ही सही लेकिन अपनी बहन के लिए फिक्रमंद होना चाहिए थी, मगर जैसे ही उसने नीना को हर्षित की गोद में देखा, वो गुस्से से लाल हो गई और फौरन बोली, हर्षित छोड़ो उसे, पापा देख लेंगे, कुछ नहीं हुआ है उसे। मगर हर्षित ने गुस्से से कहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा उसकी क्या हालत हो चुकी है? उसकी आंखें नहीं खुल रही, कहीं धुआं उसके फेफड़ों में न चला गया हो। इसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। मुझे तो तुम पर अफसोस हो रहा है काजल, तुम अपनी सगी बहन से इस कदर नफरत कैसे कर सकती हो? आज पहली बार हर्षित का दिल काजल की तरफ से बुरा पड़ा था। उसे काजल से इस कदर बेरहमी की उम्मीद नहीं थी। सब लोग ये मंजर हैरत से देख रहे थे। जैसे ही हर्षित नीना को गोद में उठाकर ले जाने लगा, काजल गुस्से से चीख पड़ी, रुक जाओ हर्षित, आज हमारी शादी है, तुम क्यों उसे इतनी अहमियत दे रहे हो? अगर तुमने नीना के साथ इस घर से कदम बाहर भी निकाला तो मैं समझूंगी तुम मेरे लिए मर गए हो। आज अगर तुम इसे हॉस्पिटल लेकर गए तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। हर्षित एक पल को रुका, नीना को देखा, फिर काजल की ओर नज़र दौड़ाई। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो बोला, ये क्या बचपना है काजल, पागल मत बनो, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ये कहकर वो नीना को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया और पीछे खड़ी काजल गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गई। गाड़ी पूरी तेजी से अस्पताल की ओर भाग रही थी। अस्पताल पहुंचते ही नीना को इमरजेंसी में दाखिल करवाया गया। दूल्हे की कार अस्पताल के बाहर देखकर सब लोग हैरान थे। डॉक्टरों ने नीना का चेकअप किया और बताया कि घबराहट और डर की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। हाथ पर हल्की सी चोट भी थी जिस पर पट्टी कर दी गई। कुछ देर बाद नीना को होश आ गया, लेकिन दूसरी तरफ घर में काजल ने गुस्से से अपने जेवर और चूड़ियाँ उतार कर फेंक दी। वो कमरे में जाकर हर चीज़ उलट पुलट कर रही थी। उसकी माँ उसके पास थी, लेकिन उसके पापा उस समय अस्पताल में नीना के साथ थे। जैसे ही नीना होश में आई, उसके पापा और हर्षित उसे घर ले आए। मेहमान अब भी घर में मौजूद थे। जैसे ही हर्षित नीना को लेकर घर में दाखिल हुआ, काजल जोर से चिल्लाई, मैं तुम जैसे इंसान से शादी नहीं करूँगी, जिसको अपनी बीवी से ज़्यादा पागल लड़की प्यारी हो, वो मेरे काबिल नहीं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अगर इतनी ही हमदर्दी है तो कर लो उसी से शादी। हर्षित, जो अब तक उसकी हर बात को नरमी से सुन रहा था, बहुत ही ठंडे अंदाज में बोला, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो। मुझे लगा था तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो, इसीलिए ऐसा रवैया अपना रही हो। लेकिन जिसे अपनी सगी बहन की जान की परवाह नहीं, वो मेरे माँ बाप या बहन के साथ क्या सलूक करेगी? कल को अगर मेरी माँ बीमार पड़ती है या मेरी बहन वैसी हो जाती है जैसी नीना की हालत है, तो क्या तुम मेरे परिवार के साथ भी यही सब कुछ करोगी? अच्छा हुआ वक्त रहते तुम्हारी हकीकत खुल गई। तुमसे लाख दर्जे बेहतर तो नीना है, और मैं इसी वक्त ऐलान करता हूँ कि मैं नीना को अपनी दुल्हन बनाकर यहाँ से लेकर जाऊँगा। और काजल बस लाजवाब होकर रह चुकी थी। उसे तो लगा था हर्षित आकर उसके आगे झुक जाएगा, उसके पैरों में गिरेगा, मगर ये तो वो भूल ही चुकी थी कि वो हर्षित को पागलों की तरह चाहती थी, ना कि हर्षित उसके लिए दीवाना था। लाल आंचल नीना को उड़ा दिया गया था। वो खुशी से ताली बजा रही थी। साथ बैठे हर्षित को देखकर कहने लगी, मेरी शादी हो रही है, मैं दुल्हन बन रही हूँ। लेकिन हर्षित एकदम खामोश था। उसने जल्दबाजी में ये फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसने सही किया या गलत। उसने एक नज़र अपने साथ बैठी नीना को देखा और कितनी ही देर तक उसके मासूम से चेहरे को देखता रहा। पता नहीं क्यों दिल में एक सुकून सा उतरा था और अगले ही पल उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी।
काजल से शादी टूटने का दर्द उसे कहीं से कहीं तक महसूस नहीं हो रहा था। तो क्या वो काजल से कभी मोहब्बत करता ही नहीं था, या फिर काजल ने अपने गलत व्यवहार से अपनी मोहब्बत की परत खुद ही धुंधली कर दी थी। शादी की सारी रस्में पूरी करने के बाद हर्षित उससे अपने साथ विदा कराकर घर ले आया था, और आने से पहले उसने उसके माँ बाप से वादा किया था कि फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को दिलो जान से ख्याल रखूंगा। हर्षित के माँ बाप और उसकी बहन उसके इस फैसले पर थोड़े बेचैन थे। एक मानसिक तंत्र से बिगड़ी लड़की भला उनके बेटे के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती थी। शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं होता। उन्हें तो अपने इकलौते बेटे से वारिस चाहिए था। वे अपने पोते पोतियों को जल्द से जल्द देखना चाहते थे, लेकिन बचकाना दिमाग रखने वाली नीना कहाँ उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकती थी। वो दुल्हन बनी उस वक्त कमरे में बैठी थी जब अपने माँ बाप को समझाने के बाद वो कमरे में आया था। यहाँ पर उसने कभी काजल के बारे में सोचा था, लेकिन काजल की जगह नीना को देखकर एक पल को वो गहरी सांस छोड़कर रह गया। लेकिन वो अपने अंदर एक संतोष महसूस कर रहा था। अब तक वो काजल के साथ रहता तो आया था, लेकिन एक सुकून और मोहब्बत की गहराई आज तक वो काजल को सोचकर नहीं महसूस कर पाया था, जो अपनाइयत और खुशी उसे नीना को देखकर हुई थी, वो काजल के लिए कभी भी नहीं हुई थी। वो चलता हुआ उसके पास आया जो घूंघट ओढ़े बैठी थी। अगले ही पल उसने अपने हाथों से खुद ही घूंघट उठा दिया और हंसकर कहने लगी, लाइए, दीजिए मेरी मुँह दिखाई। क्या लाए हैं आप मेरे लिए? मुझे पता है शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन को बहुत अच्छा सा तोहफा देता है। उसकी बात पर वो मुस्कुराया और अगले ही पल उसके नाजुक से हाथ को पकड़ लिया। फिर अपनी जेब से खूबसूरत सी अंगूठी निकालकर उसके हाथ में पहनाने लगा, जो वो काजल के लिए लेकर आया था। एक नज़र देखने के बाद वो कहने लगी, ये क्या? मुझे तो लगा था आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर ढेर सारी चॉकलेट्स लाएंगे, मगर ये क्या? अब भला इस अंगूठी का मैं क्या करूं? मुझे तो बस अभी के अभी पिज़्ज़ा खाना है, वो भी बाहर जाकर। आइसक्रीम भी खानी है। वो बच्चों की तरह जिद करने लगी थी, और हर्षित तो जैसे खुद से वादा कर चुका था कि उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। हमारी दुल्हन को जो जो खाना है वो बाहर जाकर खा सकती है, खुली इजाज़त है। वो उसके कान में पड़े झुमके से खेलता हुआ धीरे से बोला था। कान के झुमके से होती हुई उसकी उंगलियां नीना की गर्दन को टच कर गई थीं, और पता नहीं क्यों नीना थोड़ा सा सिमट गई थी और हर्षित से थोड़ा सा पीछे हट गई। उसकी शर्म को महसूस करके हर्षित धीरे से मुस्कुराया था। उसने उसे अपने कपड़े बदलने के लिए कहा और नॉर्मल से कपड़े पहनाकर वो उसे अपने साथ बाहर ले आया। शायद वे एकमात्र दूल्हा दुल्हन थे जो सुहागरात को सुहागरात मनाने की बजाय लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए थे। आइसक्रीम खा रहे थे, गोलगप्पे खा रहे थे। आधी रात गुजर चुकी थी जब भी दोनों घर लौटे। थकी हारी नीना बेड पर लेटी तो फौरन कहने लगी, लेकिन हर्षित जी, इतनी रात हो गई और मुझे तो अपने घर होना चाहिए था, अपने मम्मी पापा के पास। मगर हर्षित ने प्यार से वादा किया, हम कल जरूर चलेंगे, अभी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। और नीना भी खुशी खुशी अपना तकिया सेट करके उसके साथ ही सोने के लिए लेट चुकी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब हर्षित को अपनी पीठ के बेहद करीब किसी का नरम एहसास महसूस हुआ था। जब उसने पलटकर नीना की ओर देखा, जो सोते हुए उसके बेहद करीब आ चुकी थी। वो जवानी से भरपूर और बेहद खूबसूरत थी। चेहरे के खूबसूरत नए नक्श हर्षित बिना सोचे समझे उसके होंठों को अपनी उंगलियों से छूकर महसूस करने लगा। खुले गले की गुलाबी नाइटी से उसकी खूबसूरती बाहर झलक रही थी। वो अपने जज्बात को रोक कर रखना चाहता था, लेकिन नीना की खूबसूरती को देखकर वो खुद पर काबू न रख सका। उसने नीना को अपनी बाहों में समेटा और अगले ही पल अपने होठों को उसकी गर्दन पर रख दिया। वो उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा रहा था कि अचानक नीना की आंख खुल गई। अतीत के कुछ खौफनाक मंजर उसकी नज़रों के सामने घूमने लगे। दिल की धड़कन तेज हो गई, शरीर को झटके लगने लगे। वो चिल्लाकर कहने लगी, छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, पापा मुझे बचाओ, मुझे इससे बचाओ। फौरन नीना से वो दूर हट गया था। कहने लगा, नीना प्लीज शोर मत मचाओ, मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन नीना लगातार चीखे जा रही थी। चीखते चीखते उसके नाक और कानों से खून बहने लगा। नीना की हालत देखकर हर्षित बुरी तरह परेशान हुआ था। वो बुरी तरह डर चुका था। उसका दिल अनजाने डर से धड़क उठा। नीना को कहीं कुछ हो न जाए, ये सोचकर ही हर्षित का दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था। कुछ ही घंटे में नीना उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी और उसे एहसास ही नहीं हुआ था। नीना की तकलीफ उसे अंदर तक महसूस हो रही थी। वो बेहोश हो चुकी थी। घर के सब लोग जाग गए थे। जब एक बार फिर नीना को लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया।
उनका कहना था कि नीना के दिमाग की नसें प्रभावित हो चुकी हैं। इन्हें क्या हुआ है हम कुछ नहीं कह सकते, होश में आएंगी तभी कुछ पता चलेगा। 3 दिन तक नीना बेहोश रही। काजल तो उसे जी भरकर बद्दुआएं दे रही थी। अच्छा है कभी होश में ना आए, बेहोशी में ही इस दुनिया से चली जाए। मगर पहली बार उसकी माँ ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार जो तुमने मेरी बच्ची को और बद्दुआ दी। तुम्हारी बद्दुआएं बचपन से लेकर आज तक उसे लगती आई हैं और वो आज इस नोक तक पहुंची है। अच्छी खासी सुनाकर वो भी अस्पताल आ गई थी। 3 दिन बाद जब नीना को होश आया तो वो बिल्कुल ही बदली हुई थी। रोते हुए अपने मम्मी पापा के गले लग गई। पूरी जिंदगी जैसे एक फिल्म की तरह उसके सामने चलने लगी थी। रोते हुए कहने लगी, उस दिन सिर्फ मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जिस टैक्सी ड्राइवर के साथ मैं घर आ रही थी उसने मेरे साथ ज्यादती की थी और फिर इस्तेमाल किए गए सामान की तरह सड़क पर फेंक कर चला गया। वो मुझे मारना चाहता था, इसलिए मेरे सिर पर पत्थर मारा। उसे लगा शायद मैं मर चुकी हूँ, मगर मैं जिंदा थी। ये सब सुनकर हर्षित का खून खौल उठा। नीना की याददाश्त वापस आ चुकी थी। उसने पुलिस की मदद ली, हर संभव कोशिश की और फिर 3 महीने की अथक मेहनत के बाद उस ड्राइवर तक पहुंच गया था जिसने नीना के साथ जुल्म किया था। हर्षित ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि नीना खुद समझ नहीं पा रही थी वो हर्षित के साथ कैसा व्यवहार करे। वो उसकी बीवी तो थी, मगर अब जबकि उसे सब कुछ याद आ चुका था तो वो अपने इस रिश्ते को लेकर बुरी तरह उलझन का शिकार थी। हर्षित पूरे 2 दिन से कमरे में भी नहीं आया था और नीना का दिल अंदर ही अंदर रो पड़ा था। मैं भी पागल हूँ जो हर्षित की राह तकती हूँ। वो कैसे मुझ जैसी दागदार लड़की को अपना सकता है। और एक दिन हिचकिचाते हुए कहने लगी, अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो। कोई भी शरीफ आदमी मेरे जैसी लड़की को अपनी बीवी बनाकर नहीं रखेगा जिसके साथ इतना सब कुछ हुआ हो। वो पलके झुकाए आंखों में उमड़ने वाले आंसू अंदर ही अंदर रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर हर्षित ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया और उसे अपने सीने से लगाकर कहने लगा, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, समझी। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। जो कुछ हुआ उस वक्त तुम्हारा बचपना था और वैसे भी उस समय तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जो हुआ सो हुआ, मगर फिर कभी मैं तुम्हारे होंठों से अतीत की कोई बात नहीं सुनूंगा, बल्कि इन होंठों से सिर्फ अपने लिए प्यार की बात सुनूंगा। बोलते हुए उसने नीना के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था और आगे बढ़ते हुए उसकी पलकों के आंसू अपने होंठों से चुन लिए और फिर धीरे से उसके होंठों पर झुकता हुआ अपने प्यार का स्पर्श उसके नरम नाजुक होंठों पर छोड़ने लगा। और जब हर्षित नीना को बेड पर लेकर आया तो नीना ने खुशी से अपना आप हर्षित के हवाले कर दिया था। नीना और हर्षित की ज़िंदगी में जैसे खुशियाँ लौट आई थीं। धीरे धीरे मोहब्बत भी बढ़ने लगी थी और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे थे। इस पूरी कहानी में अगर नुकसान हुआ था तो सिर्फ काजल का, जो अब रोती थी, अपने बाल नोचती थी। बिना नींद की गोलियां खाए उसे नींद नहीं आती थी। चीख चीख कर कहती, ये सब मैंने क्या कर दिया। मगर शायद अब उसकी ज़िंदगी में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा था। मोहब्बत तो विश्वास की डोर पर टिका हुआ एक नाजुक सा रिश्ता होता है। अगर विश्वास की डोर कच्ची है तो इस नाजुक से रिश्ते को टूटने से कोई बचा नहीं सकता, और अगर विश्वास की डोर पक्की है तो इस रिश्ते से मजबूत कोई दूसरा रिश्ता नहीं होता। काजल की विश्वास की डोर कच्ची थी। उसे अपनी मोहब्बत पर विश्वास नहीं था, हर्षित पर विश्वास नहीं था, और इसीलिए वो अपनी मोहब्बत से हाथ धो बैठी और अब जिंदगी भर उसे इस दर्द को सहना था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुई थी। ससुराल वाले सब बहुत अच्छे थे। मुझे अपनी ससुराल में कोई दुख नहीं था। मैं रोज़ सुबह टहलने जाती थी। मेरी सास भी मेरे साथ जाती थीं, लेकिन 10 मिनट बाद अपना रास्ता बदल कर कहीं और चली जाती और 1 घंटे बाद ही खुद ही वापस आ जाती थीं। वो हमेशा खोई खोई सी रहती। मुझे लगा कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी हैं। मैं बहुत कोशिश करती कि वो मुझसे अपने दिल का हाल बताएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं एक अस्पताल में डॉक्टर थी। एक दिन 2 बजे अस्पताल से घर आते हुए मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वो सड़क की दूसरी तरफ थी, इसलिए जब तक मैं वहाँ पहुँची वो जेल के अंदर जा चुकी थीं। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो उसने कहा कि ये माँ जी अक्सर यहाँ आती हैं। मैं वहीं रुक गई। आज मैं अपनी सास से बात करना चाहती थी और जानना चाहती थी कि ये आखिर सब क्या चल रहा है।
आखिर वो जेल में क्या करने आती हैं। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद मेरी सास जेल के बाहर निकलकर आती मुझे दिखाई दी। मुझे सामने देखकर मेरी सास एकदम से घबरा गईं। लेकिन मैंने बड़े ही प्यार से पूछा, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही थीं? क्या आप यहाँ रोज आती हैं? आप यहाँ किससे मिलने आती हैं? आज मुझे सब जानना है। मेरी सास बोली, तुम घर चलो, मैं सब बताती हूँ। हम घर आकर कमरे में बैठ गए और मेरी सास बोली कि जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो आज मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। मेरी शादी बहुत ही अमीर घराने में हुई थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने ख़ानदान में सबसे बड़ी बहू थी, इसलिए सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरा हर हुक्म मानते थे। भगवान ने मुझे 5-5 बेटे दिए थे। मेरे 5 बेटे थे लेकिन बेटी कोई नहीं थी और मुझे बेटी की बहुत इच्छा थी, मगर भगवान ने शायद मेरी किस्मत में बेटी नहीं लिखी थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली औलाद बेटी ही हो, लेकिन मेरी इच्छा इच्छा ही बनकर रह गई। 5वां बेटा अभी 2 साल का ही हुआ था कि मेरे पति का एक हादसे में मौत हो गई। मेरे बेटों में साल 2 साल का ही फर्क था और वो सब एक साथ जवान हो रहे थे। मेरे सारे जानने वालों की नज़रें मेरे बेटों पर जमी हुई थीं, क्योंकि मेरे बेटे बहुत ही सभ्य थे, देखने के भी स्मार्ट थे, पढ़ाई में भी सब एक से बढ़कर एक थे। मेरे जानने वालों में न जाने कितने ऐसे थे जो मेरे बेटों को अपना दामाद बनाना चाहते थे। जब लोगों के मुंह से अपने बेटों की तारीफें सुनती तो खुद पर गर्व होता। ये बात उस समय की है जब मेरा बेटा 15 साल का था। तब मेरी एक दोस्त तो अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आई। मेरी दोस्त की बेटी लगभग उस समय 12 साल की थी। बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। मेरी दोस्त ने कहा, शारदा, हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, हम अपनी बेटी की देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप इसे अपने पास रख लें। बहुत ही उम्मीदों के साथ मैं आपके पास आई हूँ। आज से मेरी बेटी आपकी बेटी हुई। आपको बेटी की बहुत इच्छा थी ना, अब इसे ही अपनी बेटी बना लें। मेरी दोस्त की बेटी आरती मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी थी। मेरी कोई बेटी नहीं थी तो मैं अपनी हसरत उसको प्यार करके पूरी कर लेती थी। अब तो वही मेरी बेटी बनकर घर में आ गई थी और मुझे मौसी कहती थी और मेरे आगे पीछे घूमती थी। मेरे सारे काम अपने हाथों से करती। किसी भी काम के लिए कहती तो फौरन भाग भाग कर मेरे सारे काम पल भर में ही कर देती थी। मैं भी उससे उतना ही प्यार करने लगी थी। किसी एक पल के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं करती थी। भगवान ने मुझे एक बेटी दे दी थी। लेकिन एक दिन आरती का बाप उसे लेने आ गया। कहने लगा, हमारी बेटी हमें वापस कर दो, हम उसे वापस लेने आए हैं। मैं मना करने लगी। मैंने कहा, मेरी आरती के साथ बहुत मोहब्बत बढ़ गई है, उसे यहीं रहने दो, मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। आरती का बाप बोला, अगर उसे अपने साथ रखना ही चाहती हो तो उसके नाम कुछ जायदाद करो, जिससे कि उसका फ्यूचर सेफ रहे। मैं आरती से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं उससे एक पल भी दूर होना नहीं चाहती थी। इसलिए आरती की मोहब्बत में मैंने अपना एक प्लॉट आरती के नाम कर दिया, जिससे कि उसके बाप को तसल्ली हो जाए। प्लॉट नाम होते ही उसका बाप चुपचाप वहाँ से चला गया। मेरी दोस्त मोना और उसका पति अक्सर आरती से मिलने आते थे और कभी कभी आरती भी उनसे मिलने चली जाया करती थी। मोना के हालात ठीक नहीं हुए थे, इसलिए मैं कभी कभी उसकी मदद कर दिया करती थी। जब भी आरती अपने माँ बाप से मिलने जाती तो मैं कुछ ना कुछ पैसे आरती के हाथों भिजवा दिया करती थी। मेरे बेटे भी आरती से बहुत मोहब्बत करते थे। आपस में सब बहुत ही प्यार से रहते। एक दिन मोना हमारे घर आई। इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद कहने लगी, शारदा, तुम अपनी आरती से इतना प्यार करती हो तो फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में क्यों नहीं रख लेती? मैंने पूछा, वो कैसे? तो कहने लगी, तुम उसे अपने घर की बहू बना लो, उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दो, इस तरह वो हमेशा तुम्हारी नज़रों के सामने रहेगी। इस ख्याल से मैं भी चौंक गई और सोचने लगी, हाँ, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। असल में मैंने उसे बेटी और मेरे बेटों ने अपनी बहन समझा था। फिर मोना ने मुझे समझाया कि तुम्हारे मानने से क्या होता है। तुम भले ही आरती को अपनी बेटी मानती हो, लेकिन वो तुम्हारे पेट से जन्मी बेटी नहीं है। भले ही तुम्हारे बेटे आरती को अपनी बहन मानते हैं, लेकिन उनकी बहन तो नहीं है ना। मुंह बोले रिश्ते बनाने से खून का सगा रिश्ता नहीं बन जाता है। इसलिए आरती और तुम्हारे बड़े बेटे विशाल की शादी होने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने अपने बेटे से बात की तो विशाल दंग रह गया। कहने लगा, मम्मी, मैंने आरती को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। विशाल शादी के लिए नहीं मान रहा था, मगर मैंने जैसे तैसे करके उसको शादी के लिए राजी कर लिया। मैंने दोनों की इंगेजमेंट कर दी। इंगेजमेंट होने के बाद मोना आरती को अपने साथ ले गई, ये कहकर कि मैं अपनी बेटी की विदाई अपने घर से करूँगी।
आरती अपने घर चली गई। मुझे आरती की बहुत याद आती थी, तो मैं उससे मिलने चली जाया करती थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। विशाल अपनी पढ़ाई पूरी करके अब नौकरी की तलाश में था, और फिर मैंने आरती और विशाल की शादी करने में और ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। मैंने दोनों की शादी कर दी और आरती को बहू बनाकर घर ले आई। आरती को बहू बनाकर मैं बहुत खुश थी। ये भी लगता था कि अगर बाहर से कोई और बहू लाती तो वो ना जाने कैसी निकलती। अच्छा है, देखी भाली लड़की है, घर की बात घर में ही रह गई। शादी के हंगामों से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। जैसे ही आरती को विशाल के कमरे में पहुंचाया गया तो मैं भी अपने कमरे में आकर सुकून से लेट गई। अभी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि विशाल के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। मैं घबराकर बाहर भागी कि हे भगवान, क्या हो गया। घर में जितने भी मेहमान थे सबके सब इकट्ठे हो गए थे। विशाल के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि आरती कमरे के बीचों बीच खड़ी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और पूछा, क्या हुआ? लेकिन आरती ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोए जा रही थी। फिर मैंने आगे बढ़कर विशाल से पूछा, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? मेरी बात सुनकर विशाल अपनी जगह से उठा और बोला, मम्मी, मैंने इसे तलाक दे दी है। 2-3 दिन में पेपर तैयार हो जाएंगे और उसका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। विशाल की बात सुनकर मैं सुन्न हो गई। सब मेहमानों के मुंह हैरत से खुल गए थे कि नए नवेले दूल्हे ने कमरे में आते ही बीबी को तलाक क्यों दे दी। मैंने गुस्से में आकर विशाल के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसने कहा, मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को फिर से एक थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कुछ नहीं कहा, तो मैंने गुस्से से उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि आज के बाद तुम हमारे लिए मर चुके हो। इस घर में दोबारा कदम मत रखना। मेरे बेटे ने घर छोड़ दिया, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दी थी। मैंने आरती से पूछा तो वो कहने लगी, मुझे नहीं पता। कमरे में घुसते ही उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। इतना कहकर मेरी बहू रोने लगी। सारे मेहमान हम पर चिल्लाने लगे। जितनी मुँह उतनी बातें थीं। मेरे बेटे ने इतने सारे लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी दोस्त मोना भी वहीं थी। वो अपनी बेटी को अपने कमरे में ले गई और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा इतना सभ्य और संस्कारी बेटा वो मुझे इस तरह अपमानित करेगा। लेकिन मैं इस उलझन में थी कि उसने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया होगा। मैं कारण जानने के लिए बहुत बेचैन थी कि कोई तो कारण होगा। अगले दिन मोना और उसके पति ने बहुत हंगामा किया और कहा कि अब हमारी बेटी का भविष्य बर्बाद हो गया। कोई इस तलाकशुदा से शादी क्यों करेगा? तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसके पास कोई इतनी बड़ी धन दौलत भी नहीं कि कोई दौलत के लालच में आकर ही उससे शादी कर ले। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि अपने बेटे की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे लगा कि मोना और उसके पति जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। आखिर को तलाकशुदा और एक गरीब लड़की से कौन शादी करेगा। फिर मैंने ये फैसला किया कि मैंने बड़े बेटे को घर और जीवन दोनों से निकाल दिया था, इसलिए उसके हिस्से की सारी जायदाद आरती को दे दी। आरती मुझसे इतना प्यार करती थी कि अपने माता पिता की सलाह के बावजूद वो वापस उनके घर नहीं गई। उसने कहा, मौसी मेरी माँ है, मैं यहीं रहूँगी। आरती मेरे पास ही रहने लगी। वो रोज़ सुबह उठकर पार्क में वॉक करने जाया करती थी। मैं भी जाने देती कि बेचारी लड़की का दिल थोड़ा बहल जाएगा। तलाक के बाद आरती नॉर्मल ही रहती थी। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि वो खुश नहीं थी। कभी कभी मुझे उसकी अजीब हरकतें लगती थीं, लेकिन मैं ये सोचकर उन्हें नज़रअंदाज कर देती कि शायद इतना बड़ा सदमा लगा है इसलिए ये सब करती है। वो दिन भर फ़ोन पर बातें करती रहती। वो कहती कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी इतना परेशान हो जाती कि रोने लग जाती। फिर उन्हीं दिनों मेरे ऊपर एक और क़यामत टूट पड़ी। मेरे 2 सबसे छोटे बेटों का एक्सीडेंट हो गया था और छोटा बेटा मर गया। मेरी तो कमर ही टूट गई थी। एक बेटा न जाने कहाँ भटक रहा था और दूसरा भी मुझे छोड़कर चला गया था। ऐसे मुश्किल समय में आरती ने मुझे संभाला और मुझे सांत्वना दी। समय का काम है गुजरते रहना। ये बुरा समय भी अपनी रफ्तार से निकल गया। कुछ दिन बाद मोना फिर आई और बोली कि तुम्हें अपने दूसरे बेटे की शादी आरती से कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें आरती की ज़रूरत भी है। उसकी बात सुनकर मैं मान गई। मैंने अपने दूसरे बेटे राहुल से कहा कि मैं तुम्हारी शादी आरती से कर रही हूँ। वो लगभग उसी की उम्र का था, लेकिन वो झिझक रहा था। राहुल बोला
कि भाई ने पता नहीं आरती को क्यों तलाक दिया था। मैं उनसे कैसे शादी कर सकता हूँ। मैंने अपने बेटे को ये कसम दिलाकर मना लिया कि अगर तुमने आरती से शादी नहीं की तो मेरा मरा मुँह देखोगे। वो मान गया और आरती से शादी कर लेता है। आरती बेचारी ने तो मुझे साफ साफ कह दिया था कि मम्मी जी, आप अगर मेरी शादी किसी फ़कीर से भी करवाएंगी तो मैं उस फ़कीर से भी शादी कर लूँगी। कितनी प्यारी बच्ची थी। मैंने आरती का माथा चूम लिया। फिर मैंने राहुल और आरती की शादी करवा दी। मैं बहुत आश्वस्त थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में कहीं डर भी लगा हुआ था। मैं सब ठीक होने की दुआएं करते हुए अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि फिर से वही हुआ जिसका मुझे डर लग रहा था। राहुल के कमरे से शोर की आवाज़ें आने लगीं। जब मैं भागती हुई कमरे में गई तो वही दृश्य था जो मैंने एक बार पहले भी देखा था। मेरे इस बेटे ने भी आरती को उसकी शादी की पहली रात को ही तलाक दे दिया। जब मैंने कारण पूछा तो उसने कहा कि कोई कारण नहीं है और घर से खुद ही निकल गया। ये मामला मेरी समझ से बाहर था। आखिर क्या वजह थी कि आरती का एक बार फिर से तलाक हो गया। इस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। आरती घूंघट डाले बेड पर सर झुकाकर बैठी हुई थी। एक बार फिर हमें अपमानित किया गया। लोग कहते कि इनके घर को नजर लग गई है। अच्छे खासे संस्कारी बेटे इस तरह की हरकतें करके घर छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। इस बार मुझे शक हो रहा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी कि मेरे दोनों बेटों ने आरती को तलाक दे दी। आखिर क्या वजह थी। गलती किसकी थी, मेरे बेटों की या फिर आरती की। यही सब सोचते सोचते मैं चकरा कर रह गई थी। ये इतनी सीधी बात हरगिज नहीं थी जितनी नजर आ रही थी। मैं पागल हो रही थी। मेरे दो बेटे घर छोड़कर चले गए थे। एक की मौत हो गई और एक एक्सीडेंट की वजह से बिस्तर पर था। अब केवल तीसरे नंबर वाला रह गया था। यह अजीब था कि आरती ने इस बार भी अपने माता पिता के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वो मेरे साथ नहीं थी। वो पूरे समय कमरे में बंद रहती थी। मैं एक दिन बीमार पड़ गई और अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई। लौटने पर मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में आए। अभी हम दरवाजे पर ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को देखा। वो एक लड़की के साथ बैठा था। इस लड़की की पीठ हमारी ओर थी, इसलिए देखना संभव नहीं था कि कौन लड़की है। मैं चुपचाप अपने बेटे को लेकर एक कोने में बैठ गई। इतनी दूर से मैं उन दोनों की बातें तो नहीं सुन सकी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे कुछ बहस कर रहे थे और कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा विशाल उस लड़की को लेकर चला गया। उस लड़की ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। मैं हैरान थी कि उस लड़की की शरीर से देखकर लग रहा था कि जैसे वो आरती है, लेकिन उसके मास्क पहने होने की वजह से मैं उसे पूरी तरह पहचान नहीं पा रही थी। फिर मैंने सोचा, वो इसके साथ यहाँ क्यों आएगी। इन दोनों का तलाक हो गया था। लेकिन शक से मजबूर होकर मैंने घर फ़ोन किया। फ़ोन मेरी कामवाली ने उठाया था। मैंने कामवाली से कहा, देखो आरती क्या कर रही है। कामवाली ने कहा कि आरती मेम साहब तो घर पर नहीं हैं। अब तो मेरा शक फिर से जाग उठा। हैरत की बात थी कि जब मैं घर पहुंची तो आरती भी घर आ चुकी थी। घर आने के बाद मैं आरती पर नज़र रखने लगी, लेकिन उसमें कुछ भी संदिग्ध नज़र नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि वो कभी कभी अकेले बाहर जाती थी। एक दिन मैं भी उससे पीछे पीछे चल दी। पार्क में जब वो मेरे दूसरे बेटे राहुल से मिली तो मैं चौंक गई। वो बहुत देर तक उससे बातें करती रही। वो मेरे बेटों से मिल रही थी, लेकिन किस लिए। उन्होंने तो उसे तलाक दे दिया था। मैंने सोचा अभी से रंगे हाथों पकड़ूं और पूछूं ये सब क्या चल रहा है। लेकिन रात का समय था। राहुल और आरती मुझसे काफ़ी दूरी पर खड़े थे। जब तक मैं उनके पास पहुंची, अंधेरी गली में दोनों गुम हो चुके थे। आरती जब घर आई तो मैंने उससे पूछा तो वो साफ मुकर गई। मैं आरती से उसकी तलाक होने के कारण पूछती तो वो कुछ भी न बताती। मेरे बार बार पूछने पर वो रोने लगती और कहती कि मौसी, मुझे नहीं पता आपके बेटे मुझे क्यों तलाक देते हैं। अब तो मैं तंग आ गई थी। बड़े बेटे को गुस्से में आकर मैंने खुद ही घर से निकाल दिया था और छोटा बेटा खुद ही घर छोड़कर चला गया था। मैं अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। मेरा परिवार बिखर गया था। एक बेटा भगवान को प्यारा हो गया था, दो बेटे घर छोड़कर चले गए, एक बेटा बिस्तर से लगा पड़ा था, एक ही बेटा बचा था मेरे साथ। एक दिन मेरी दोस्त मोना मेरे पास आई और कहने लगी, शारदा, तुमने तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरी बेटी कहाँ जाएगी, उसकी पहाड़ सी ज़िंदगी कैसे कटेगी। अगर तुम्हारे बेटों को मेरी बेटी को तलाक ही देनी थी तो शादी ही क्यों की थी। शारदा, इसमें तुम्हारी भी गलती है और तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं हैरत से मोना का मुंह देखने लगी। कौन सी गलती और कौन सा प्रायश्चित। रिश्ते की बात हमेशा मोना ने ही चलाई थी,
लेकिन फिर मैंने सोचा जो भी हो, आरती की ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी। मैं बोली, मुझे अपनी गलती का कैसे प्रायश्चित करना होगा? मोना बोली, तुम अपनी आधी जायदाद मेरी बेटी आरती के नाम कर दो। ये सब सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। पति के मरने के बाद बहुत ही मेहनत से अकेले ही सब कुछ संभाला था, और अब भगवान की कृपा से बेटे बड़े हो गए थे तो बेटे ही सब कुछ संभाल रहे थे। उस दिन तो मैंने बात को टाल दिया, लेकिन फिर बार बार मोना मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डालने लगी। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मैं एक बार सच्चाई जानना चाहती थी कि आखिर मेरे बेटे आरती को तलाक क्यों देते थे, और उसका मेरे पास एक ही हल था कि मैं अपने तीसरे बेटे की शादी आरती से करवा दूं। और फिर मैंने ऐसा ही किया। मेरा तीसरा बेटा आरती से 2 साल छोटा था। उसकी उम्र अभी बहुत कम थी, लेकिन ये सिर्फ एक फर्जी शादी होनी थी। मैंने पंडित जी को पहले ही सब कुछ समझा रखा था। उम्मीद के मुताबिक आरती शादी के लिए फौरन मान गई। बहुत ही सादगी से दोनों की शादी करवाकर मैंने आरती को अपने बेटे के कमरे में बिठा दिया और अपने बेटे रमन से बोली, रमन, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे लिए दवा ला दो। रमन दवा लेने चला गया। मैंने जल्दी से रमन की शेरवानी और पगड़ी पहनी और कमरे में दाखिल हो गई। मैंने बहुत धीरे से दरवाज़ा खोला था और अंदर दाखिल हुई थी, जिससे कि अचानक आरती की निगाह मेरे ऊपर न पड़े। घूंघट में सर दिए आरती बेड पर बैठी हुई थी। जरा सी आहट होते ही उसने अपना घूंघट पलट दिया, लेकिन तब तक मैं आरती की तरफ से पीठ कर चुकी थी। मैं आरती के बोलने का इंतजार करने लगी कि आरती कुछ तो बोलेगी। मैं यूं ही शेरवानी उतारने का नाटक करने लगी। तभी आरती बोली, देखो रमन, मेरे साथ सौगात के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ और तुम भी तो मुझे अपनी बहन मानते हो। याद है बचपन में तुम कैसे मुझे दीदी दीदी कहकर बुलाया करते थे? प्लीज़ रमन, मुझे तलाक दे दो। मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी का रिश्ता कायम नहीं कर सकती। मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारे साथ शादी के लिए हाँ कहा था, नहीं तो तुम्हारी माँ खुद को नुकसान पहुँचा लेती। तुम्हारे भाइयों की बार भी तुम्हारी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करती हूँ, मैं तुमसे दूर होकर नहीं रह सकती, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर में ही रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती थी मौसी खुद को नुकसान पहुँचाएँ, इसीलिए मैं उनकी बात मान जाया करती थी। लेकिन सुहागरात को ही मैंने तुम्हारे भाइयों को सब कुछ बता दिया था। मैंने उन्हें यह भी बता दिया था कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ और उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगी। तुम्हारे भाई मेरी बात समझ गए थे और मुझे तलाक दे दी थी। प्लीज़ रमन, तुम भी मुझे तलाक दे दो और मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे मजबूर करेंगी तुम्हारे साथ रहने के लिए। मैं हक्का बक्का होकर आरती की बातें सुन रही थी। कितनी फर्राटे से वो झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। मैंने तो आरती पर कभी भी प्रेशर नहीं डाला था शादी के लिए। अगर वो मुझे बताती कि वो किसी और से प्यार करती है तो मैं तो उसी लड़के से उसकी शादी करवा देती। मैं एकदम गुस्से से आरती की तरफ पलटी। मुझे सामने देखकर आरती हक्का बक्का रह गई और हड़बड़ाते हुए बोली, मौसी आप यहाँ? मैंने गुस्से में आकर आरती के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा, आरती, मैंने तुम्हें कब मजबूर किया था शादी करने के लिए? आखिर तू ये सब क्यों करती थी? खुद ही मेरे बेटों से तलाक लेकर और उन्हें घर से क्यों निकलवा देती थी? इतनी देर में आरती समझ चुकी थी। मैं तो गुस्से में न जाने क्या क्या बक रही थी कि तभी आरती ने एकदम मुझे धक्का देकर कुर्सी पर बिठा दिया और मेरे हाथ पैर दुपट्टे से बांध दिए। ये सब उसने इतनी जल्दी में किया था कि मैं कुछ समझ भी ना पाई। उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तभी उसने फ़ोन पर किसी को कमरे में आने के लिए कहा और थोड़ी ही देर में मोना और उसका पति कमरे में थे। आरती ने अपनी माँ को बताया कि माँ, इन्हें हमारी असलियत का पता चल चुका है, अब हमें अपना आखिरी कदम उठाना पड़ेगा। मोना ने जल्दी से अपने पर्स से प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाले और मुझसे उन पर साइन करवाने लगी। बोली कि सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम कर दे, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी। तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शायद रमन था। उन तीनों ने मुझे बाथरूम में लाकर बंद कर दिया। फिर आरती ने दरवाज़ा खोला। बाहर दरवाजे पर रमन ही था। अंदर आकर आरती से पूछने लगा, आरती, मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अभी तो मुझसे दवाई मंगवाई थी। आरती बोली, पता नहीं, शायद अपने कमरे में होंगी या फिर ऊपर छत पर होंगी। रमन ये बोलकर वापस चला गया कि अच्छा, मैं मम्मी को ढूंढ कर आता हूँ। रमन के ऊपर छत पर जाते ही उन तीनों ने मुझे स्टोर रूम में लाकर बंद कर दिया। मैं पूरी रात स्टोर रूम में बंद रही। शारीरिक प्रताड़ना से ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना हो रही थी। मैं कितना रोई थी। आरती ने मेरे साथ ये सब क्यों किया?
मैंने तो उसे अपनी बेटी की तरह पाला था, फिर भी उसने पैसों के लिए इतना घिनौना काम किया। मेरे बेटों को मुझसे दूर कर दिया। पूरी रात मैं आंसू बहाती रही। अगले दिन भी किसी ने मुझे स्टोर रूम से बाहर नहीं निकाला। भूख और गर्मी से मेरा बुरा हाल था। तभी शाम को कहीं जाकर दरवाज़ा खुला और आरती खाने की प्लेट लेकर अंदर आई। बोली, मौसी खाना खा लो। जब तक प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन नहीं हो जाते हम आपको मरने नहीं देंगे। कि तभी अचानक कमरे में रमन दाखिल हुआ। उसने आरती को चोटी से पकड़ते हुए उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा। बोला, मुझे तेरी सारी करतूत कल रात को ही पता चल गई थी। जब मैं माँ के लिए दवा लेकर आया था तो मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। सुनने के लिए मैं दरवाजे पर ही रुक गया था और मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थीं। लेकिन मैंने तुम पर जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि उस समय मैं अकेला था और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए उस समय माँ को ढूंढने का बहाना करके मैं वहाँ से निकल आया। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने भाइयों का पता लगाया और फिर हम तीनों ने मिलकर पुलिस में जाकर रिपोर्ट की। जैसे ही तुम खाने की थाली लेकर ऊपर आई, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, जिससे कि हम तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकें। पुलिस को सामने देखकर आरती बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयान कर दी कि कैसे उसके माँ बाप ने लालच में आकर मुझे यहाँ छोड़ा था और कहा था कि धीरे धीरे हम शारदा देवी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। धीरे धीरे मैंने पूरे परिवार को तोड़ दिया था। बीच बीच में मैं विशाल और राहुल से भी मिलती थी और उन्हें भड़काती रहती थी कि तुम्हारी माँ कितनी बुरी माँ है, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करती हैं, उल्टा कहती हैं कि तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगी। मैंने ही तुम्हारे दोनों भाइयों का एक्सीडेंट करवाया था। इतनी देर में मेरा बेटा रमन मुझे खोल चुका था। सारा बयान सुनने के बाद पुलिस आरती को ले गई। आरती के माँ बाप भी पकड़े गए थे। थोड़ी ही देर में राहुल और विशाल भी आ गए थे। अपने तीनों बेटों को पाकर मैं बहुत खुश थी। लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन भगवान ने उनको उनके किए की सज़ा दे दी थी। वो तीनों जेल में चक्की पीस रहे थे। धीरे धीरे मेरे परिवार में खुशियाँ लौट आई थीं। मैंने अपने तीनों बेटों की शादियाँ कर दीं। बड़े बेटे विशाल की शादी तुम्हारे साथ की। उन दोनों की पत्नियाँ भी बहुत अच्छी हैं और अपने परिवार में खुश हैं। मेरा छोटा बेटा भी धीरे धीरे ज़िंदगी की तरफ लौट रहा है और अब भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह तुम्हारे साथ वॉक पर आया करती थी तो अपना रास्ता बदलकर पार्क के उस हिस्से में चली जाती थी जहाँ मेरा बेटा खेला करता था। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब भी जब उसकी फेवरेट जगह पर जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने ही खेल रहा है। कुछ देर वहाँ बैठकर थोड़ा सा रो लेती हूँ और मन हल्का हो जाता है। मेरे किए की सज़ा मेरे बेटे को मिली। मैं बेटी की चाह में इतनी अंधी हो गई थी कि आंख बंद करके उन लोगों पर भरोसा कर लिया। तुम सोच रही होगी कि मैं जेल में क्यों जाती हूँ, तो जेल में मैं आरती से मिलने जाती हूँ। जब उन लोगों को तड़पता हुआ देखती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। जब भी मैं उन लोगों से मिलती हूँ तो आरती मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगती है, मुझे अपनी पिछली मोहब्बत का हवाला देती है, लेकिन मेरा दिल उसकी तरफ से पत्थर हो चुका है। मैं उसे माफ़ नहीं करती। अपनी सास की बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। कितना दर्द छुपा हुआ था उनके अंदर। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हें उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। किसी का दिल दुखाकर तुम कभी खुश नहीं रह सकते। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में। मेरा नाम पिरसून है। मेरी उम्र 35 साल है। मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों ही शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। मुझे अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार है और उनके अच्छे फ्यूचर के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी अपनी कपड़े की दुकान है जो आजकल कुछ कम चलती है। मेरी शादी मेरी एक दोस्त से हुई थी। वो है तो बहुत खूबसूरत मगर ज़बान की बहुत तीखी है। जो दिल में आता है वो मुंह पर बोल देती है, फिर चाहे वो सामने वाले को अच्छा लगे या न लगे। मैं अक्सर उसे समझाता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी की बात बुरी भी लगी है तो मुंह पर मत बोला करो, लेकिन उसे मेरी बात समझ ही नहीं आती। वो कहती है कि मैं डरपोक नहीं हूँ बल्कि बहादुर हूँ, कि दूसरों के मुंह पर ही उनकी बुराई उन्हें बता देती हूँ। लेकिन मुझे उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। अक्सर मैं उसकी इन बातों को नज़रअंदाज कर जाता था और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आजकल मैं उसे कुछ खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। कम से कम इंसान को बोलने से पहले इस बात का ख्याल तो रखना चाहिए कि सामने वाले को उसकी बात बुरी भी लग सकती है। मैं आजकल अपनी दुकानदारी कम होने की वजह से बहुत परेशान रहने लगा था। हालांकि मैं भगवान में विश्वास करने वाला आदमी था,
दुकान खोलने से पहले मैं भगवान की आरती किया करता था कि भगवान मेरा बिजनेस खूब फले फूले। लेकिन मुझे लगने लगा था कि जैसे भगवान मुझसे नाराज हो गया है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मैं दुकान पर बैठा हुआ था, कोई भी ग्राहक नहीं आया था। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन एक भी ग्राहक की शक्ल नहीं देखी थी। गर्मी के दिन थे और गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल था। लाइट भी चली गई थी, हाथ से पंखा झल रहा था। मेरी नज़र सामने वाले कपड़े की दुकान पर जमी हुई थी, जहाँ एक के बाद एक ग्राहक आ रहा था और ढेरों खरीदारी करके जा रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरी दुकान छोटी थी या कपड़ा कम था। मेरे पास हर तरह का कपड़ा मौजूद था, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास कम ही आते थे। मैं अभी उसी दुकान पर नजरें जमाए बैठा हुआ था, तब अचानक एक तरफ से एक भिखारन आकर मेरी दुकान के सामने खड़ी हो गई और हाथ फैलाकर मुझसे कुछ मांगने लगी, मगर मेरा ध्यान तो सामने वाली दुकान की तरफ ही था। मेरे दिल ने एकदम से भगवान से शिकायत कर दी कि आखिर मेरी दुकान पर कमी क्या है, मेरी दुकान पर कोई क्यों नहीं आता। तभी उस भिखारी ने ऊंची आवाज़ में कहा था, बाबूजी मुझे कुछ कपड़ा दे दो। उसकी तीखी और तेज आवाज़ सुनकर मैं चौंक कर उसे देखने लगा था और फिर देखता ही रहा था। वो ऊंची लंबी एक जवान और खूबसूरत औरत थी। एक घिसा हुआ पुराना सा सूट पहन रखा था जो काफ़ी गंदा हो चुका था। पाँव में पुरानी सी चप्पल थी, जबकि उसके गोरे रंग पर नाक में एक लौंग भी दमक रही थी, जो उसके गोल चेहरे पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर जगह जगह मिट्टी भी लगी हुई थी, फिर भी वो अच्छी लग रही थी। मैंने उसे देखा तो बस देखता ही चला गया। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि उसे देखकर दिल ही नहीं भर रहा था। उसने मुझे खोया हुआ देखकर फिर से कहा, बाबूजी कुछ कपड़ा दे दो, मैं भिखारन हूँ। उसकी विनती सुनकर मैं होश में आ गया। उसकी तरफ ध्यान दिया। वो हसरत भरी निगाहों से मेरी दुकान में लगे कपड़ों को देख रही थी। मैंने कहा, दे दूंगा, पहले ये बताओ कौन हो तुम। उसने कपड़ों से नजरें हटाकर मुझे देखा और कहा, मेरा नाम गोपी है, मैं एक भिखारन हूँ। मुझे उसका नाम काफ़ी प्यारा लगा था। मैंने फिर से पूछा कि कहाँ से आई हो। उसने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक वीरान जगह पर मेरा बसेरा है, वहाँ पर झोपड़ी में रहती हूँ। मैंने सुनकर सिर हिला दिया और एक खूबसूरत सा सूट उसे निकाल कर दे दिया कि ये लो। कपड़े लेकर वो बहुत खुश हुई और अपनी थैली में डाल लिए। धन्यवाद बाबूजी। उसने मेरे द्वारा दी गई चुन्नी को अपने सर पर डाल लिया था। कहने लगी, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। वो सच में ही उस चुन्नी में बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, हाँ अच्छी लग रही हो। उसने एक बार फिर से मेरा धन्यवाद किया। उसने वो कपड़े तय किए और थैली में डाले और मुँह ही मुँह में कुछ गुनगुनाती हुई दुकान से निकलकर अपने रास्ते पर चली गई। मैं अभी तक उसकी गुनगुनाहट और चेहरे पर छाई हुई खुशी में खोया हुआ था। अभी उसे गए 5 मिनट ही हुए थे कि तभी मेरी दुकान पर एक औरत कपड़े लेने आ गई। मैंने उस भिखारन को अपने दिमाग से निकाल दिया और उस औरत को कपड़े दिखाने लगा। अभी मैं उस औरत से फ्री हुआ था कि 2-3 औरतें और आ गईं और कपड़े देखने लगीं और फिर ये सिलसिला चल निकला। अभी पहला ग्राहक जाता नहीं कि दूसरा आ जाता और फिर सारा दिन यही हाल रहा। मेरी दुकान पर ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। एक एक ग्राहक कम से कम 5-6 सूट खरीदता। अब मेरे पास इतना समय भी नहीं बचा था कि मैं बैठकर देखता कि सामने वाली दुकान पर कितने ग्राहक आते हैं और कितने गए। सारा दिन मेरे पास ग्राहकों की लाइन लगी रही। शाम तक मेरे सारे कपड़े बिक चुके थे और आज पहली बार इतने ग्राहकों को निपटाकर और लगभग खाली दुकान को देखकर मैं हैरान रह गया कि आज ये सब कैसे हो गया। एक ही दिन में इतने सारे ग्राहक आए और सारी दुकान खाली हो गई। मैंने सारे पैसों को इकट्ठा किया और उन पैसों से ढेर सारे कपड़े खरीदकर अपनी दुकान में फिर से भर लिए। बाकी बचे हुए पैसों को घर लेकर आया और अपनी पत्नी को जाकर ये सब बताया, जिस पर वो भी बहुत खुश हुई और भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन रूटीन के मुताबिक मैं फिर से दुकान पर पहुंचा और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। लेकिन उस दिन फिर से वो भिखारिन सबसे पहले मेरी दुकान पर आ खड़ी हुई। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो गया कि उसने कल वाला ही वही गंदा सा सूट पहन रखा था। हालांकि कल मैंने उसे एक नया सूट दिया था, फिर भी वो वही गंदा पुराना सूट पहनकर आ गई थी। लेकिन वो मुझे अच्छी लगने लगी थी और उसको देखते ही मुझे अपना दिल हल्का सा महसूस होता था। उसने कल की तरह आज फिर कहा, बाबू मुझे कपड़े दो ना। वो इतने नरम और प्यारे शब्दों में मुझसे कपड़े मांगती थी कि मैं मना ही नहीं कर पाता था। ऊपर से उसका हसीन चेहरा मुझे इनकार करने ही नहीं देता था। मैंने आज भी बिना कुछ कहे उसे कपड़े दे दिए। आज उसने मेरे द्वारा दी गई चुन्नी अपने सर पर डाल ली। नीले रंग के कपड़े थे और नीले ही रंग की चुन्नी थी और ये रंग उसके गोरे रंग पर बहुत ज़्यादा खिल रहा था। उसने फिर पूछा, बाबू साहब अच्छी लग रही हूँ ना। मैंने कहा, हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनते ही वो झट से कपड़े उठाती हुई दुकान से बाहर निकल गई और मैं देर तक उसे देखता रहा।
उसके जाने के बाद आज फिर से मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। मैं दिन भर उनमें बिजी रहा, एक के बाद एक ग्राहक आता ही गया। मैं थक गया था। तभी दोपहर के खाने का समय हो गया, मगर अभी भीड़ थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि अकेले तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो कोई लड़का काम पर रख लेता हूँ। उस दिन भी मेरी सोच से कहीं ज़्यादा आमदनी हो गई थी। मैं बहुत खुश था। उसी शाम मैंने एक लड़के को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया। मैंने उससे बोला कि मैं हर महीने तुम्हें सैलरी भी दूंगा। वो राजी हो गया। इस तरह वो लड़का मेरी दुकान पर काम करने लगा। जिंदगी रूटीन के मुताबिक गुजरती रही और मेरी दुकान दिनों दिन तरक्की करती गई। लेकिन इस बीच वो भिखारिन भी रोज आती और मुझसे फ्री में कपड़े लेकर चली जाती। लेकिन मैंने कभी उसे नए सूट पहने हुए नहीं देखा था। जो मैं उसे देता था उनमें से उसने एक भी सूट नहीं पहना था, बल्कि हमेशा वही अपना गंदा पुराना सूट पहनकर ही आती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वो कपड़े क्यों नहीं पहनती जो मैं उसे देता हूँ, तो वो हंसकर टाल गई और फिर मुझसे नए कपड़े लेकर चली गई। उसकी खूबसूरती से मैं बहुत इम्प्रेस था, उसे इनकार ही नहीं कर पाता था। इस बात को मैंने अपने घर पर भी जिक्र नहीं किया था। अपनी पत्नी को उस भिखारिन की बात नहीं बताई थी। मुझे पता था कि ये बात सुनते ही मेरी पत्नी मुझे लेक्चर देने लग जाती कि उसे फ्री में कपड़े क्यों देते हो, और फिर मुझसे कहती कि आगे से कपड़े मत देना। वो भिखारिन रोज पुराने कपड़ों में आती और मुझसे नया सूट लेकर चली जाती। लेकिन उसके जाते ही मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती। सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी दुकान ने इस समय बहुत ही तेजी से तरक्की कर ली थी। मेरे घर में अब पैसे की रेल पेल होने लगी थी। मुझे बहुत हैरत होती कि उस भिखारिन के आने से ही मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ क्यों लग जाती थी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आते हों, बल्कि मैं तो हर समय खाली बैठा रहता था और सामने वाली दुकान को देखता रहता था, जहां हर समय भीड़ लगी रहती थी। मैं इसी लालच में उस भिखारिन को रोज नए कपड़े दे देता। लेकिन अब मुझे उस पर शक होने लगा था। कुछ सोचकर मैंने इस मामले के बारे में पता लगाने की सोची कि आखिर पता तो करूं कि इस सब के पीछे कारण क्या है। और फिर एक दिन जब वो मेरी दुकान पर आई और कहा, बाबू मुझे नए कपड़े दे दो, तो मैंने उसे एक नया सूट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही उसने सूट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि पहले मुझे ये बताओ तुम कौन हो और इन कपड़ों का क्या करती हो, उसके बाद ही मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई और बोली कि मैं पहनती हूँ। मैंने थोड़ा गुस्सा होकर कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी नए कपड़े पहने नहीं देखा, बल्कि तुम तो हमेशा इन्हीं गंदे और फटे पुराने कपड़ों में रहती हो। वो कहने लगी, बाबू मैं अपनी शादी के लिए इन कपड़ों को इकट्ठा कर रही हूँ। उसके ये बात सुनकर मुझे लगा शायद वो सच कह रही है। तभी खामोशी से कपड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो कपड़े लेकर बाहर चली गई। लेकिन मैंने भी उसकी सच्चाई जानने के बारे में ठान लिया था। मैंने अपने दुकान पर काम करने वाले लड़के को दुकान पर बिठाया और फिर मैंने अपनी जीन्स और शर्ट उतार कर अपनी ही दुकान से एक नया कुर्ता पैजामा निकाल कर पहना और चेहरे पर मास्क पहन लिया। साथ में काम करने वाला लड़का मुझे इस तरह हुलिया बदलते देखकर चौंक गया और पूछने लगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मगर मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसे दुकान का ख्याल रखने का कहकर दुकान से बाहर निकल आया। मैंने दाएं तरफ देखा तो वो मुझसे दूर जाती नजर आई थी। मैंने तेजी से अपने कदम उसके पीछे बढ़ाए। रास्ते में वो जगह जगह रुककर लोगों से पैसे मांगती थी। किसी से खाने की चीज़ मांगती और किसी से ज़रूरत की कुछ और चीज़ें मांगती और फिर अपना थैला भरती वो आगे बढ़ जाती। मैं लगातार छुपकर उसका पीछा कर रहा था ताकि सब कुछ मालूम कर सकूं। अभी तक उसको मुझ पर कोई शक नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने खुद का हुलिया बदल लिया था। मैं अभी कुछ ही दूर था उससे जब उसको एक बच्चे के पास जाते देखा। उसने अपना थैला रखकर बच्चों से थोड़ी बातें की और फिर उनके बाल सहलाती एक बार फिर से आगे बढ़ गई। वो पैदल ही जा रही थी, तो मुझे भी पैदल ही उसके पीछे जाना पड़ रहा था। आधा घंटा लगातार पैदल चलने के बाद वो एक वीरान सी जगह पर आ गई थी, जहाँ आबादी ज़्यादा नहीं थी, बल्कि आबादी ना होने के बराबर थी। यहाँ कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई थीं और वो भिखारन उन्हीं झोपड़ियों की तरफ जा रही थी। कितनी झोपड़ियाँ बनी हुई थीं, लेकिन एक दूसरे से काफ़ी फासले पर बनी हुई थीं और झोपड़ी के आगे पर्दा लगा हुआ था, जिसकी वजह से झोपड़ी के अंदर देख पाना मुश्किल था। मैं उसका पीछा करता रहा और तब तक वो एक झोपड़ी के करीब पहुंच गई थी। उसने पर्दा हटाया, लेकिन ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई कि झोपड़ी के अंदर तो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए रो रहे थे। उनके साथ एक कम उम्र लड़की भी थी। उन बच्चों को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। उस झोपड़ी में इतने सारे बच्चों को देखकर
मैं शक में पड़ गया था कि इतने बच्चे उसके नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो शादीशुदा भी नहीं लगती थी। तो इसका मतलब था क्या वो भिखारन बच्चा चोर थी? यकीनन उसने इन सारे बच्चों को चुराया होगा और अब उनको अपने कब्जे में कर रखा होगा। या तो ये इन बच्चों के बदले उनके माँ बाप से पैसे लेगी, या फिर इनको अपने साथ भीख मांगने के धंधे पर लगा देगी और फिर पैसे कमाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि ये बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बेच देती हो। ये सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी थीं और अब मुझे उस भिखारन से हमदर्दी होने पर खुद पर अफसोस हो रहा था। मैं खुद को कोस रहा था कि उसकी मासूम और खूबसूरत शक्ल देखकर मैं पिघल गया था और उसे इतने समय से फ्री में कपड़े देता रहा। मैं एक पेड़ के पीछे छुपा खुद को कोस रहा था, जबकि मेरी नज़रें सामने भिखारन पर ही टिकी हुई थीं, जो उस कम उम्र लड़की से कुछ कह रही थी। वो लड़की सर हिलाती उसे कुछ बता रही थी। बच्चे लगातार रो रहे थे, जिसकी वजह से उस भिखारिन ने अपने थैले में से सबको फल निकाल कर दिए। सारे बच्चे लगभग 3 से लेकर 10 साल तक के थे। मैं अभी उसी को देख रहा था जब साथ वाली झोंपड़ी का पर्दा हटा और वहां से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। मैंने देखा वहां भी 8 से 10 बच्चे नजर आए थे और सब 9-10 या तकरीबन 11 साल के थे, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही थे। वो औरत अब इस भिखारन के पास आकर हाथ हिला हिलाकर कुछ कह रही थी, जिस पर वो भिखारन उस बूढ़ी औरत को कुछ बता रही थी। अब मुझे घबराहट होने लगी थी और घबराहट की वजह से मेरा शरीर पसीने पसीने होने लगा था। मुझे लग रहा था कि ये तो उसका पूरा गिरोह है और इनका ये बच्चों वाला बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ है। इतने सारे बच्चों को इसने कैद करके रखा हुआ है। मैं वहां से वापस अपनी दुकान पर आ गया और कपड़े बदलकर गहरी सांस भरकर खुद को रिलैक्स करने लगा। ये सब कुछ देखकर मेरा दिमाग हिल गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने काम वाले लड़के को छुट्टी दी और दुकान बंद करके घर आ गया। बार बार मेरी नज़रों के सामने उन मासूम और रोते हुए बच्चों के चेहरे घूम रहे थे जो उस भिखारिन की कैद में थे। न जाने वो उनके साथ क्या करने वाली थी। यही सोचकर मेरा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। मैंने अपने बच्चों से भी कोई बात नहीं की थी, वरना पहले मैं आते ही अपने बच्चों से बातें करता और उनके साथ खेलता था। मेरी परेशानी मेरी पत्नी ने भी भांप ली थी। मुझे यूं चुप देखकर मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? पहले तो कभी इतने परेशान नहीं हुए। पहले तो मैंने टाल दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन जब वो जिद पर अड़ गई तो उसे सब कुछ बता दिया, सिवाय इस बात के कि मैं उसे रोज नए कपड़े देता था। अगर मैं उसे ये बात बता देता तो वो मुझे बेवकूफ़ समझकर समझाने लग जाती कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, फ्री में इतने सारे कपड़े क्यों दिए। मेरी बात सुनकर वो भी सोच में पड़ गई थी कि ये मासूम बच्चों की जिंदगियों का सवाल था। अचानक उसने कहा कि सबका हल सिर्फ ये है कि पुलिस को सब कुछ बता दिया जाए, ताकि वो खुद ही बच्चों को उस भिखारिन से छुड़ा सके और उन्हें उनके माँ बाप तक पहुँचा सके। इस तरह आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी और बच्चे भी अपने माँ बाप के पास पहुँच जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया। कह तो वो ठीक रही थी। यहाँ बात 1-2 बच्चों की नहीं बल्कि 20-25 बच्चों की थी जो उस भिखारिन की कैद में थे और अपनी माँ बाप से दूर तड़प रहे थे। एक अकेला मैं उस भिखारिन से नहीं लड़ सकता था और फिर उसके पूरे गिरोह को पकड़ना बहुत मुश्किल था। पुलिस ही सारे मामले को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। अगर मैं अकेला ही इस मामले में पड़ता तो शायद मैं खुद भी इस मामले में फंस सकता था। अपनी पत्नी की बात पर सोच विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये मामला पुलिस तक ही जाना चाहिए। अगले दिन भी वो भिखारिन सूट लेने आई थी तो मैंने बिना कुछ कहे सूट उसे दे दिया। फिर काम वाले लड़के को दुकान पर बिठाकर मैं पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुझे आधा घंटा इंतजार करना पड़ा और फिर इंस्पेक्टर के फ्री होने पर मैं उसके पास जा पहुंचा। इंस्पेक्टर के पहुंचने पर मैंने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा कि वो खुद इस मामले को हैंडल करेगा। पुलिस वाले ने कहा कि तुम हमें बस उस जगह की लोकेशन बता दो या फिर हमारे साथ चलो। मैंने इंस्पेक्टर को उस जगह के बारे में बताया और कहा कि मैं आपके साथ ही जाऊंगा ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं। मैं इंस्पेक्टर से कुछ देर और बातें करता रहा, फिर वहां से निकल आया। रूटीन के मुताबिक काम निपटाए शाम को इंस्पेक्टर का फ़ोन आ गया कि वो इसी समय वहां रेड करने जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बच्चों को छुड़वाया जा सके और उनके माँ बाप तक पहुंचा जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें देर हो जाए और वो भिखारन बच्चों को आगे कहीं पहुँचा दे। मैं उसी समय पुलिस थाने की तरफ रवाना हुआ और इंस्पेक्टर से जाकर मिला। इंस्पेक्टर पूरी तैयारी में था। 15 पुलिस वालों की टीम तैयार थी और फिर मेरे आते ही सब उस वीराने की तरफ रवाना हुए। रास्ते में वो मुझे मेरे बारे में भी पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, तो मैंने भी बिना कुछ छुपाए उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। और फिर छुपाने वाली तो कोई बात नहीं थी। इसी बीच वो मुझे जुर्म करने वाले लोगों के बारे में भी बताता रहा कि कैसे लोग एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को मारना, लूटना, उन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत आम हो गया है।
वो कहते हैं ना कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। मैं पुलिस इंस्पेक्टर की बातों से सहमत था। बातों बातों में हम उस वीराने के पास पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर ने गाड़ियों को कुछ ही दूर रुकवा लिया था और अपने पुलिसकर्मियों को वहां की झोपड़ियों को चारों तरफ से घेरने को बोल दिया। सारे पुलिसकर्मियों ने झोपड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा था क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बाहर आने से मना कर दिया था कि बाहर आने पर तुम्हें खतरा हो सकता है। ऐसा न हो कि गिरोह के लोग हमला कर दें, ऐसे में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं भी गाड़ी के अंदर बैठा ही इन लोगों की कार्रवाई देख रहा था। झोपड़ियों को घेर लिया गया था और इंस्पेक्टर अब उस भिखारिन को बाहर आने के लिए कह रहा था। इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनकर वो भिखारन, वो बूढ़ी औरत और वो कम उम्र लड़की बाहर आ गए थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि फौरन अपने आप को हमारे हवाले कर दो। वो तीनों कुछ परेशान सी लग रही थीं। मैं दूर बैठा उनके चेहरे के हाव भाव को देख रहा था। भिखारन हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से कुछ कह रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर ना में सर हिला रहा था। थोड़ी देर में झोपड़ी से बच्चे भी बाहर आ गए थे और वो ये सब कुछ देख रहे थे और रो रहे थे। इंस्पेक्टर ने अपने पुलिसकर्मियों को समझाया कि वो इन तीनों को गिरफ्तार कर ले। वो तीनों रोती हुई हाथ जोड़ रही थीं, लेकिन इंस्पेक्टर नज़रअंदाज करते हुए हथकड़ियां डालकर उन तीनों को वैन में डाल चुका था। कुछ देर बाद झोपड़ियों की तलाशी ली गई, मगर कुछ भी खास नहीं मिला। किसी तरह से कोई हमला भी नहीं हुआ था। शायद उसके साथी कहीं छुपकर बैठे हुए थे या फिर वहां मौजूद ही नहीं थे। सारे बच्चे रो रहे थे, लेकिन उनको जल्दी ही जीपों में सवार कर लिया गया और फिर वापस थाने की तरफ चल दिए। मैंने इंस्पेक्टर से बात करके विश्वास लिया कि वो बच्चों को उनके घर तक पहुंचा देगा। इस केस के लिए अलग से फाइल तैयार कर ली गई थी। उन तीनों भिखारिनों को जेल में बंद कर दिया गया था और मैं बहुत रिलैक्स होकर घर वापस आ गया था। मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था, तो मैं अंदर से बहुत खुश था। घर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया, जिसे सुनकर वो भी खुश हो गई थी कि चलो सब कुछ अच्छे से हो गया और किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मैंने भी सोचा कि चलो बेसहारा बच्चों को उनके माँ बाप मिल जाएंगे। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर आ गया था। रूटीन के अनुसार वो भिखारिन आज नहीं आई थी, और आती भी कैसे, वो तो जेल में थी। मैं भी सुकून से बैठा ग्राहक का इंतजार कर रहा था, लेकिन 11 बज गए थे और कोई भी ग्राहक नहीं आया था। मैं सामने वाली दुकान की तरफ देखने लगा, जहां आज मेरी दुकान से भी ज़्यादा भीड़ थी। दोपहर से शाम हो गई, मगर सिर्फ एक ग्राहक आया और सिर्फ एक सूट लेकर चला गया। मैं कुछ परेशान हुआ कि एक बार फिर से वही सूरत हाल होने लगी थी जो उस भिखारिन के आने से पहले होती थी। अगले 2 दिन ऐसे ही निकल गए थे, मगर दुकान पर कोई भी ग्राहक आता ही नहीं था। कमाई बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। मेरी दुकान पर काम करने वाला लड़का भी परेशान था कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं भी परेशान था कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं इस लड़के को काम पर नहीं रख पाऊंगा। भला मैं उसे सैलरी कहाँ से दूंगा। भिखारिन आती थी, उस दिन मेरी दुकान से भीड़ कम ही नहीं होती थी। अब वो नहीं आ रही थी तो मेरा काम एकदम ठप हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उसकी बद्दुआ लग गई है। लेकिन वो मुझे बद्दुआ कैसे देती, उसे तो पता ही नहीं था कि उसका राज मैंने जाकर पुलिस को बताया है। मैं यहाँ बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि दिन ब दिन मेरी दुकान पर जो लोग आते थे अब वो भी आना बंद हो गए थे। मैं सारा दिन बैठा दुकान पर मक्खियाँ मारा करता था और ग्राहकों का इंतजार करता रहता। मैंने अपनी पत्नी को अपनी परेशानी बताई तो वो भी चिंता में पड़ गई थी, लेकिन इसका हल तो उसके पास भी नहीं था। हम ग्राहकों को अपनी दुकान पर जबरदस्ती तो नहीं ला सकते। एक दिन ऐसे ही इंस्पेक्टर को फ़ोन करके उस भिखारिन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अपना मुंह खोलने पर राजी नहीं। बस उसका तो यही कहना है कि वो सारे बच्चे उसके अपने हैं। उसके साथ उसकी एक बहन और बूढ़ी माँ है, और वो भी यही कहती हैं कि वो सभी बच्चे उनके अपने हैं। उन्होंने कहीं से भी चोरी नहीं किए हैं, ना ही वो बच्चों को मांगने पर मजबूर करते हैं, ना ही वो बच्चों को बेचते हैं। उनका संबंध किसी भी गिरोह से नहीं है। अदालत ने उन तीनों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए कहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। ना ही उनकी झोपड़ियों से कुछ ऐसा मिला है जिससे ये साबित हो सके कि वो कोई इस तरह का काम करते हैं। इंस्पेक्टर के मुंह से ये सब सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा कि बच्चों का क्या हुआ, क्या उनके माता पिता नहीं मिले? वो तो गवाही दे सकते हैं कि वो उनके बच्चे हैं या नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा कि इन बच्चों में से किसी के माता पिता का पता नहीं चल पाया है। अखबार में भी ऐड दे दिया गया है, लेकिन अब तक कोई भी उनको लेने नहीं आया, और वो बच्चे बस रोते रहते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनकी माँ के पास जाना है। मैंने हैरानी से पूछा कि माँ कौन है? इंस्पेक्टर ने बताया कि वो अपनी माँ उसी भिखारिन को कहते हैं जिसके खिलाफ आपने कहा था कि ये बच्चों को कैद करके रखती है। उसी भिखारिन को अपनी माँ कहते हैं।
बूढ़ी औरत को नानी और उस कम उम्र लड़की को मासी कहते हैं। इंस्पेक्टर कुछ और भी बोल रहा था, लेकिन मैं तो उसकी इतनी ही बात सुनकर हैरान रह गया था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ तो अजीब था जो हमारी आंखों से छुपा हुआ था। अब तो मेरे दिल ने भी कहना शुरू कर दिया था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया है। इस बारे में सोच सोच कर मेरा सर दर्द करने लगा था, लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं आ रहा था। बच्चों के लिए अखबार में भी ऐड दे दिया गया था, लेकिन किसी ने भी उन बच्चों को अपना बच्चा नहीं कहा था और ना ही कोई बच्चे को लेने आया था। कुछ सोचकर मैं दुकान को काम वाले लड़के के हवाले करके खुद थाने जा पहुंचा और सीधा इंस्पेक्टर से जाकर मिला, जो खुद इस मामले में उलझा हुआ था। वो मुझे देखते ही सीधा होकर बैठा तो मैं भी उसके सामने जाकर बैठ गया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने कहा कि बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वो सिर्फ अपनी माँ, नानी और मासी के पास जाना चाहते हैं। उनमें से कुछ बड़े बच्चे थे। मैंने उनसे पूछताछ की है। उन्होंने बताया है कि उनकी माँ ने कभी उन्हें मारा भी नहीं है। वो अपनी नानी और अपनी मासी के साथ रहते हैं। और यही नहीं, उन बच्चों ने बताया कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उन्हीं तीनों के साथ रहते हैं। उन बड़े बच्चों ने ये भी बताया कि कभी कभी माँ किसी नए बच्चों को ले आती है और फिर वो भी हमारे साथ ही रहने लगते हैं और फिर कहीं नहीं जाते। हमारी माँ बहुत अच्छी है, हमारे लिए खाने पीने, रहने और कपड़ों की व्यवस्था करती है और हम सबसे बहुत प्यार करती है और कभी कोई बाहर का आदमी हमसे मिलने नहीं आता। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मैं उलझ गया था। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, तो इस सब का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे तो लगता है कि आपने जो कुछ बताया था वो सिर्फ एक गलतफहमी है। इन तीनों के खिलाफ हमें कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अभी मैं उन औरतों से पूछताछ करने ही जा रहा था कि आप आ गए। मैंने कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ। मैं इंस्पेक्टर के साथ उन तीनों औरतों के पास आ गया जो एक ही जगह पर बंद थीं। उन तीनों की हालत पर मुझे बहुत दया आई। साफ मतलब था कि लेडी इंस्पेक्टर ने उनसे सब कुछ उगलवाने के लिए उन पर हाथ साफ किया था। मुझे देखते ही वो खूबसूरत सी भिखारिन जल्दी से मेरी तरफ लपकी थी और फिर सलाखों को थाम कर कहने लगी, बाबूजी, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मुझे पता था कि मेरा भगवान मेरे लिए किसी न किसी को मेरा मददगार बनाकर जरूर भेजेगा हमें बचाने के लिए, और देखो तुम आ गए। उसकी आंखों पर विश्वास की चढ़ी पट्टी देखकर मैं शर्मिंदा हो गया। जिसे वो अपना मददगार समझ रही थी वही तो असल में उसे यहाँ पहुँचाने का जिम्मेदार था। इंस्पेक्टर ने खामोशी से हमें देखा। मैंने पूछा कि तुम इतने सारे बच्चों को अपने पास क्यों रखती हो? आखिर ये बच्चे किसके हैं? उसने कहा कि ये सारे बच्चे मेरे अपने हैं। मैंने थोड़ा गुस्से से कहा कि मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा नहीं हो और इतने बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते। उसने कहा, सगे नहीं तो क्या हुआ, मगर मैंने इन्हें पाला है तो ये मेरे ही बच्चे हुए। छोटी सी उम्र में ही मेरा बाप गुजर गया था। हम पहले भी झोपड़ियों में ही रहते थे और मांग मांग कर गुजारा करते थे। माँ बीमार पड़ गई तो मैंने ये अपना पेशा बना लिया। क्योंकि अनपढ़ थी, कहीं कोई इज्जतदार नौकरी नहीं कर सकती थी। खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई मर्द बुरी नज़र डालने से पहले डरता था। मैं गली गली भीख मांगती तो कई बच्चे मुझे बेसहारा मिल जाते थे, जिनके सर पर न माँ का साया होता था ना ही बाप का। ये सारे बच्चे सड़कों के किनारे सोते और मांग मांग कर खाते थे। कुछ बच्चे तो इतने छोटे होते कि उनको पता ही नहीं चलता था कि वो क्या कर रहे हैं, और कुछ बच्चे तो मुझे ऐसे मिले थे जो सिर्फ 1 या 2 दिन के थे। शायद किसी के पाप की वजह से वो इस दुनिया में आ गए थे। मैं उन बच्चों को कूड़े में से उठा लाती थी और उन्हें पालती थी, उनकी देखभाल करती थी। ऐसे करते करते मेरे पास 20-25 बच्चे जमा हो गए। लोग बच्चों को खुद से दूर करते हुए ये भी नहीं सोचते कि ये कितना बड़ा पाप है। अनाथ बच्चों के रिश्तेदारों का फर्ज होता है कि वो इन अनाथ बच्चों की परवरिश करें, मगर आज के दौर में इंसानियत जैसे मर गई है। बच्चों के अनाथ होते ही उनके रिश्तेदार भी उन्हें भूल जाते हैं। आप इन बच्चों से खुद पूछ लो, मैंने इन बच्चों को पाला है, मेरी बूढ़ी माँ ने और मेरी बहन ने पाला है। उस भिखारिन की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया कि मैंने कितना गलत समझा था। इंस्पेक्टर ने अदालत में जमा करवाई रिपोर्ट वापस ले ली थी और उस भिखारिन की माँ और बहन और बच्चों को छोड़ दिया गया था, लेकिन अपने तौर पर कुछ समय तक उन पर नजर रखवाई थी। लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसा उस भिखारिन ने कहा था। इंस्पेक्टर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी जगह पर एक मकान उनके लिए बनवा दिया था, जिसमें वो सारे बच्चों के साथ रहने लगी थी। मुझे और इंस्पेक्टर को न जाने उसने कितनी दुआएं दी थीं। मैं भी उन बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान भेजता रहता हूँ, और भगवान का करिश्मा फिर हुआ कि मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। और तो और उस इंस्पेक्टर का भी प्रमोशन हो गया था। मुझे अब समझ आ गया था कि ये एक गरीब को दिए गए पुण्य का फल था। मैं भगवान का धन्यवाद करने लगा कि समय रहते मुझे सारी सच्चाई पता चल गई थी।
तो दोस्तों आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।